हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, यूजीसी नेट, इन सब के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ए टू जेड सभी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को कवर करेंगे। गाइस, लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स, वो वोकैबलरी, वो टेक्निक, वो स्टाइल जो लिटरेचर से जुड़े हों उन्हें बोलते हैं लिटरेरी टर्म्स। गाइस, आपने देखा होगा कि हर फील्ड में अपने अपने टर्म्स होते हैं। जैसे मेडिकल फील्ड के टर्म्स हो गए, हिस्ट्री के टर्म्स हो गए, उसी तरह हमारे लिटरेचर के भी टर्म्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिटरेरी टर्म्स। सबसे पहला टर्म है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि शॉर्ट समरी। अगर आपसे कहा जाए अपना आंसर एब्स्ट्रैक्ट लिखो तो इसका मतलब होगा कि भाई अपना आंसर शॉर्ट में लिखो। तो शॉर्ट में लिखना या शॉर्ट समरी कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है क्लिफ नोट्स। गाइस, स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए जो बड़े बड़े लेंदी लिटरेचर वर्क्स की शॉर्ट समरी तैयार की जाती है उसे क्लिफ नोट्स बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट हमारा शॉर्ट समरी होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्रोस्टिक पोइट्री। गाइस, एक्रोस्टिक पोएम वो होती है जिस पोएम की हर एक लाइन का पहला अल्फ़ाबेट कोई वर्ड बनाता हो या कोई नेम बनाता हो। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये पोएम देखिए, इस पोएम की हर लाइन का पहला अल्फ़ाबेट मिलाकर एक वर्ड बना रहा है, ट्रू लव। इस तरह से एक्रोस्टिक पोएट्री में किसी का नाम भी बन सकता है। जैसे कि इस पोएम में देखिए, एंड्रयू है, डेजी है, आप अपने नाम का भी एक्रोस्टिक बना सकते हैं। तो इस तरह की जो पोएम होती है उसे एक्रोस्टिक पोएम कहते हैं। एक्रोस्टिक पोएम एक और तरीके से भी लिखी जाती है, जैसे कि पोएम 26 लाइन्स की होगी और पोएम के लाइन्स के अल्फ़ाबेट ABCD पूरा Z तक होंगे। जैसे कि इस पोएम को देखिए, लाइन्स के पहले अल्फ़ाबेट में ABCD है, पूरा Z तक है, तो इसे हम एक्रोस्टिक पोइट्री कहेंगे। इन एक्रोस्टिक पोएम्स का यूज़ ज़्यादातर छोटे बच्चों को चीज़ें याद कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है एक्ट। जो ड्रामा होता है वो एक्ट्स में डिवाइडेड होता है। जिस तरह सीरियल्स एपिसोड में डिवाइडेड रहते हैं, उसी तरह जो ड्रामा होते थे वो एक्ट्स में डिवाइडेड होते थे। तो ड्रामा एक्ट्स में बटा होता है। अब वो ड्रामेटिस्ट के ऊपर है कि वो अपने ड्रामा को कितने एक्ट्स में डिवाइड करे। शेक्सपियर के ड्रामाज में हमें ज़्यादातर 5 एक्ट्स का डिवीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टर्म है एलेगरी। एलेगरी लिटरेचर का एक ऐसा टाइप है जिसमें कहानी में हमें 2 मीनिंग्स मिलेंगी। मतलब एक ही कहानी में 2 मीनिंग मिलेंगी। एक ओपन मीनिंग मिलेगी और दूसरी मीनिंग हमें खुद अपना दिमाग लगाकर ढूंढनी होगी। दूसरी मीनिंग हिडन होगी, ठीक है। पहली लिटरेट मीनिंग होगी जो राइटर ने डायरेक्ट कहानी में बताया है, ओपन है, एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट यानी कि क्लियर मीनिंग होगी। और दूसरी मीनिंग मेटाफोरिकल होगी, यानी कि हिडन होगी, छिपी हुई होगी, उसे हमें खुद ढूंढना होगा। वो मीनिंग इम्प्लिसिट होगी। इम्प्लिसिट यानी कि छिपी हुई। एलिगरी कई टाइप की हो सकती हैं, पॉलिटिकल एलिगरी, रिलीजियस एलिगरी, सोशल एलिगरी, एक्सेट्रा। रिलीजियस एलिगरी का फेमस एग्जाम्पल है जोनाथन स्विफ्ट का अ टेल ऑफ अ टब। और भी एलिगरीज हैं जैसे कि जॉन ड्राइडन की एब्सोलम एंड एकेटोफेल और जॉन बनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। नेक्स्ट टर्म है एल्यूजन। देखिए गाइस, किसी चीज़ को ईजिली समझाने के लिए किसी और फेमस चीज़ का, किसी फेमस इंसान का या किसी फेमस इवेंट का रेफरेंस लेना, किसी और चीज़ की हेल्प लेना एल्यूजन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें पोइट्री समझने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का रेफरेंस लिया गया है, तो ये एल्यूजन था। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं। लुक, आई एम नो मदर टेरेसा, आई मेड मिस्टेक्स बट आई एम ट्राइंग। देखो, मैं कोई मदर टेरेसा नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मदर टेरेसा का रेफरेंस लिया गया है अपनी बात समझाने के लिए। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में कई बार एल्यूजन का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है, इसे ही एल्यूजन कहते हैं। इसी तरह राइटर्स भी किसी चीज़ को आसानी से समझाने के लिए किसी दूसरी फेमस चीज़ का रेफरेंस लेते हैं, उसे एल्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है एनोलॉजी। जब दो चीज़ों के बीच बिल्कुल इक्वल कंपैरिजन किया जाता है तो उसे बोलेंगे एनोलॉजी। गाइस, सिमिली और मेटाफर, इन दोनों में भी कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में। तो ये दोनों सिमिली और मेटाफर एनोलॉजी के ही टाइप हैं। गाइस, सिमिली में दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन में लाइक, एज, सो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ लाइक अ शाइनिंग स्टार, ये तारे की तरह चमक रहा है। लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है कंपैरिजन के लिए, तो ये सिमिली है। गाइस, मेटाफर में भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है सिमिलैरिटी दिखाने के लिए, लेकिन इसमें लाइक, एज, सो इस टाइप के वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, वो चमकता तारा है, इसमें डायरेक्ट सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है कि ये वो है, ये वो है, तो ये मेटाफर है।
लेकिन एनोलॉजी में क्या होता है कि कंपैरिजन बिल्कुल इक्वल होता है, जैसे कि यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार बिकॉज यू टॉप्ड इन दी क्लास। तो यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि क्यों वो तारे की तरह चमक रहा है, क्योंकि उसने अपने क्लास में टॉप किया। तो जहाँ पर कंपैरिजन को एक्सप्लेन किया जाए और बिल्कुल इक्वल कंपैरिजन किया जाए, वहाँ पर एनोलॉजी है। नेक्स्ट टर्म है एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन 1950s का मिडिल क्लास ब्रिटिश राइटर्स का एक ग्रुप था जिसने उस टाइम के करप्ट सोशल ऑर्डर के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया, अपनी कड़वाहट दिखाई और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए एफर्ट्स किए। ये टर्म एंग्री यंग मैन किंग्सले एमिस, ऑसबॉर्न, कॉलिन विल्सन और जॉन वेन के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये सारे राइटर्स एंग्री यंग मैन कहलाते हैं। इन सभी राइटर्स के वर्क्स में हमें करप्ट सोशल ऑर्डर के लिए गुस्सा देखने को मिलता है। किंग्सले एमिस का एक बहुत ही फेमस वर्क है लकी जिम, और जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर इसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट टर्म है एंटागोनिस्ट। गाइस, किसी भी लिटरेरी वर्क में, जैसे कि नॉवल हो गया, ड्रामा हो गया, जो विलन होता है उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। जो हीरो के खिलाफ होता है उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। एक एविल एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है सैमुअल रिचर्डसन के क्लैरिसा में लवलेस। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमोर्फिज्म। जब एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स इंसानों की तरह बोलने लगे, चलने लगे, तो इस तरह का जो प्रेजेंटेशन होता है एनिमल या नॉन लिविंग्स का इंसानों की तरह, उसे एंथ्रोपोमोर्फिज्म कहते हैं। ये टर्म एंथ्रोपोमोर्फिज्म ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ह्यूमन फॉर्म। जैसे कि डिज्नी की फिल्म्स आती हैं उसमें इसी तरह का प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है एंटी हीरो। कहानी में ऐसा मेन कैरेक्टर जिसके अंदर हीरो वाली क्वालिटीज़ ना हो, जैसे कि उसके अंदर करेज ना हो, फिजिकल पावर्स ना हो, तो वो होगा एंटी हीरो। एक फेमस एंटी हीरो का एग्जाम्पल है जोसेफ हेलर के नॉवल कैच 22 में एक कैरेक्टर है यूसेरियन, वो एक एंटी हीरो है। नेक्स्ट है एंटी नोवेल। ये टर्म फ्रेंच क्रिटिक जीन पोल सार्ट्रा ने कॉइन आउट किया था 1948 में। ऐसा नॉवल जिसमें नॉवल के ट्रेडिशनल रूल्स और फीचर्स को फॉलो नहीं किया जाता है उन्हें एंटी नॉवल कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस उसे बोलते हैं जहाँ पर दो ऑपोजिट आइडियाज़ को साथ में अच्छे से प्रेजेंट किया जाए और उन दोनों ऑपोजिट आइडियाज़ की कोई मीनिंग निकल रही हो, उसे एंटीथीसिस बोलते हैं। जैसे कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट और वर्स्ट ऑपोजिट वर्ड हैं, यहाँ पर दो ऑपोजिट बातें हैं, दो ऑपोजिट आइडियाज़ हैं और इन दो ऑपोजिट आइडियाज़ की मीनिंग निकल रही है, तो इसे ही एंटीथीसिस कहते हैं। एंटीथीसिस का यूज़ हमें चार्ल्स डिकेंस के अ टेल ऑफ टू सिटीज़, विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीज़र और अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग एड्रेस में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपोलोनियन डायनोसियन। इस टर्म को फ्रेडरिक नीचे ने अपने वर्क द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में यूज़ किया। गाइस, ग्रीक माइथोलॉजी में दो गॉड्स हैं, गॉड अपोलो और गॉड डायनासिस। गॉड अपोलो अच्छाई के देवता माने जाते हैं, वहीं गॉड डायनासिस बुराई के देवता माने जाते हैं। गॉड अपोलो गॉड ऑफ सन है, रेशनल थिंकिंग के देवता हैं, दिमाग से सोचने के लिए अपोलो जाने जाते हैं, लॉजिक प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गॉड अपोलो में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती हैं, वहीं गॉड डायनासिस गॉड ऑफ वाइन है, शराब के देवता हैं। जो बुराई वाले इमोशंस होते हैं उसके लिए भी गॉड डायनासिस जाने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि गॉड डायनासिस में बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। तो इस टर्म का मतलब ये है कि एक इंसान के अंदर गॉड अपोलो भी हैं और गॉड डायनासिस भी हैं, यानी कि अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग को या किसी डेड पर्सन को या फिर जो इंसान हमारे सामने ना हो उसे एड्रेस करके कुछ बोला जाए तो वहाँ एपोस्ट्रॉफी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने टेस्टी खाना रखा है और हम उस खाने से कह रहे हैं ओ मेरे प्यारे खाने तुम कितने टेस्टी हो, या फिर हम हवाओं से बात कर रहे हैं प्लीज़ हवा थोड़ी तेज़ चलो, तो इसे ही एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। और मैं तो अक्सर नॉन लिविंग थिंग्स से बातें करती रहती हूँ, आप भी करते ही होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसे लिटरेचर में एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है। राइटर्स भी इसी तरह अपनी राइटिंग्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीज़र में हमें इस लाइन में एपोस्ट्रॉफी देखने को मिलता है, ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दीज बचर्स। तो इन लाइन्स में अर्थ को एड्रेस करके बोला जा रहा है। नेक्स्ट है आर्केटाइप। इस टर्म को सबसे पहली बार साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने 1919 में इंट्रोड्यूस किया था। इस टर्म का मतलब ये है कि एक ओरिजिनल मॉडल है, वो हमें हर लिटरेचर में देखने को मिलेगा, अब वो कहीं का भी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, इंडियन लिटरेचर हो, यानी कि एक तरह से दुनिया भर के लिटरेचर में कॉमन चीज़ें जो होती हैं उसे ही आर्केटाइप कहते हैं। अब जो लवर्स होंगे वो हमें हर लिटरेचर में मिलेंगे, जैसे कि हीर रांझा, रोमियो जूलियट एक्सेट्रा।
विलेंस भी हर लिटरेचर में मिलेंगे। तो इन शॉर्ट दुनिया भर के लिटरेचर में जो सेम चीज़ें होती हैं उसे ही आर्केटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है असाइड। असाइड ड्रामा में यूज़ होने वाला एक डिवाइस है। असाइड ड्रामा में यूज़ होता है, इसमें होता ये है कि सपोज़ स्टेज पर 4 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उन 4 में से एक कैरेक्टर साइड में जाएगा और चुपके से ऑडियंस से उन 3 लोगों के बारे में कुछ बताएगा। ऐसे बोलेगा जैसे कि सिर्फ ऑडियंस को सुनाई दे और उन 3 कैरेक्टर्स को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, तो इसे ही बोलते हैं असाइड। तो गाइज असाइड ड्रामा में यूज़ होता है जिसमें एक कैरेक्टर साइड होकर बाकी के कैरेक्टर्स के बारे में ऑडियंस से कुछ कहता है और वो ऐसे दिखाया जाता है कि उसकी बातें सिर्फ ऑडियंस ने सुनी और बाकी के कैरेक्टर्स ने उसकी बातें नहीं सुनी। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। गाइज जब राइटर अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो राइटर जब अपनी आत्मकथा लिखता है तो वो ही ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। जैसे कि गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। नेक्स्ट है हमारा एवॉन्ट गार्ड। इसको एडवांस गार्ड भी बोलते हैं। ये एक फ्रेंच टर्म है। इसमें होता ये है कि इसमें लिटरेचर का ट्रेडिशनल स्टाइल को फॉलो नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ नया, कुछ एडवांस इनोवेशन किए जाते हैं स्टाइल और कंटेंट में, उसे ही एडवांस गार्ड बोलते हैं या एवॉन्ट गार्ड बोलते हैं। तो ये राइटिंग्स एडवांस होती हैं, इसीलिए इसका नाम एडवांस गार्ड है। 20वीं सेंचुरी के ब्लैक माउंटेन स्कूल ऑफ पोएट्स और ब्लूम्सबरी ग्रुप ने एवॉन्ट गार्ड वाली राइटिंग्स लिखी। नेक्स्ट टर्म है बैलेड। पहले जो बैलेड्स होते थे उन्हें गा गाकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाया जाता था। फिर आगे जाकर इन बैलेड्स को लिखा जाने लगा। गाइस बैलेड्स एक शॉर्ट पोयम होती है जिसमें एक सिंपल सी स्टोरी होती है। ये पोयम सॉन्ग टाइप की होती है। बहुत पुराने जो बैलेड्स लिखे गए उसके राइटर के बारे में हमें नहीं पता लग पाया है। उनमें से एक बहुत ही पुराना बैलेड है एडवर्ड, जो कि मिडिल एजेस में कभी लिखा गया होगा। एस.टी. कॉलरेज का एक बहुत ही फेमस बैलेड है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और जॉन कीट्स ने भी एक बैलेड लिखा था ला बेल डेमसेंस मर्सी। ला बेल डेमसेंस मर्सी पर वीडियो बना चुकी हूँ मैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैलेड में 4-4 लाइन के स्टैंजास होते हैं जिसे क्वार्टरेन कहते हैं। गाइस 4 लाइन के स्टैंजा को क्वार्टरेन कहते हैं। तो बैलेड में क्वार्टरेन्स होते हैं और हर क्वार्टरेन की राइम स्कीम होती है बैलेड में ABCB। जैसे कि इस पोयम ला बेल डेमसेंस मर्सी में देखिए, पहली लाइन के लास्ट में आर्म्स है तो ए हो जाएगा, लॉइटरिंग सिंग सेम साउंड है तो BB है, और लेग अलग साउंड है तो C है। नेक्स्ट है बरोक। ये जो टर्म है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स राइटिंग को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी राइटिंग जो टेंशन एंग्जाइटी को एक्सप्रेस करे वो बरोक कहलाती है। बरोक एज एक टाइम पीरियड भी था, लेट 16वीं सेंचुरी से लेकर लगभग 100 ईयर्स तक कंटिन्यू रहा था। ये टाइम पीरियड वेस्टर्न यूरोपियन लिटरेचर में था। बरोक राइटिंग्स का एग्जाम्पल है जॉन लिली का यूफ्यूइज द एनाटॉमी ऑफ विट, लुइस डे गोंगोरा का सॉलिडार्ड्स और विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट। ये सारी बरोक राइटिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बीट मोमेंट, जिसे बीट जनरेशन भी बोलते हैं। बीट मोमेंट अमेरिकन पोइट्स एंड नॉवलिस्ट के ग्रुप ने स्टार्ट किया था। बीट मोमेंट 1950 से 1960 तक चला था। बीट मोमेंट में जैक केरुएक, एलेंस गिंग्सबर्ग, ग्रेगरी कोर्सो, विलियम एस बरोज और लॉरेंस फर्लिंग घेटी, ये सारे पोइट्स एंड नॉवलिस्ट थे। बीट मूवमेंट में होता ये था कि राइटर्स अपनी राइटिंग्स को इंस्ट्रूमेंट बजाकर, ड्रम्स बजाकर म्यूज़िक के साथ रीड करते थे। तो इंस्ट्रूमेंट की जो बीट निकलती थी उसी बीट के साथ राइटर्स अपने वर्क्स को रीड करते थे, प्रेजेंट करते थे। इसीलिए इस मूवमेंट को बीट मूवमेंट कहा जाता है। इस मूवमेंट के राइटर्स सोशल और लिटरेरी वैल्यूज़ को रिजेक्ट करते थे। एक्चुअली गाइस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अमेरिका की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत सारे लोग की जानें गई थी, फाइनेंशियल लॉस हुआ था, अमेरिका पैसों के पीछे भाग रहा था। तो इन सब चीज़ों का विरोध किया बीट राइटर्स ने। उन्होंने इंसान के अंदर क्या चल रहा है उसकी कंडीशन को दिखाया अपनी राइटिंग्स में। उनका कहना था कि सारे इंसान इक्वल है, इंसानों के बीच कोई बाउंड्री नहीं है, फिर क्यों हम इन देशों की बाउंड्रीज़ के लिए लड़ रहे हैं। बीट राइटर्स की राइटिंग्स बहुत ही ओपन होती थी, एकदम खुलकर लिखते थे। बीट मूवमेंट के फेमस वर्क्स के एग्जाम्पल्स हैं गिंग्सबर्ग की हाउल, विलियम एस बरो की नेक्ड लंच। नेक्स्ट टर्म है बिल्डंग्सरोमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। बिल्डंग्सरोमन जर्मनी में इंट्रोड्यूस हुआ। बिल्डंग्सरोमान, अर्जिंगहंस रोमान, कंसलर रोमान, डेवलपमेंट्री नॉवल, नॉवल ऑफ डेवलपमेंट, नॉवल ऑफ फॉर्मेशन और नॉवल ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे नाम हैं बिल्डंग्सरोमन के। बिल्डंग्सरोमन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा नॉवल जिसमें डेवलपमेंट दिखाया जाए।
बिल्डंगस्ट्रोमन एक ऐसा नॉवल को कहा जाता है जिसमें एक छोटे बच्चे को बढ़ते हुए दिखाया जाएगा, एक इमेच्योर बच्चे को मैच्योर एडल्ट होते हुए दिखाया जाएगा। यानी कि इस टाइप के नॉवल में कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाया जाता है फ्रॉम इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी। इसीलिए इसे डेवलपमेंट्री नॉवल या नॉवल ऑफ डेवलपमेंट भी बोला जाता है। बिल्डंगस्ट्रोमन नॉवल का फेमस एग्जाम्पल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जिसे लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। जेम्स जॉयस का नॉवल अ पोर्ट्रेट ऑफ अ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। टू किल अ मॉकिंगबर्ड, जिसे लिखा है हार्पर ली ने। तो ये सारे एग्जाम्पल है बिल्डंगस्ट्रोमन नॉवल की। नेक्स्ट है बायोग्राफी। गाइस, जब राइटर किसी और बंदे की पूरी लाइफ के बारे में लिखता है तो वो कहलाती है बायोग्राफी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने शाहरुख खान की लाइफ के बारे में लिख दिया तो वो होगी बायोग्राफी। गाइस, बायोग्राफी में एकदम फैक्चुअल बातें लिखी जाती हैं। ये नहीं कि किसी को किसी इंसान से चिढ़ है या पसंद नहीं है वो इंसान तो उसके ऊपर बायोग्राफी लिख दी और उसके बारे में बुरा बुरा लिख दिया। ऐसा नहीं होता है बायोग्राफी में। बायोग्राफी में उन्हीं बातों को लिखा जाता है जो रियल होती हैं, फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक ह्यूमर, जिसे ब्लैक कॉमेडी भी बोला जाता है। इसमें होता ये है कि कॉमेडी होती है जिससे ऑडियंस को हंसी आ जाती है। मतलब ऐसी बातें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे रीडर्स को हंसी आ जाती है, लेकिन अगर रीडर उन बातों को डीपली सोचे तो रीडर्स डर जाते हैं। यानी कि ब्लैक ह्यूमर में कॉमेडी तो होगी, लेकिन ऐसी कॉमेडी होगी जो ऑडियंस को शॉक कर दे। ब्लैक कॉमेडी का एक सुपर्ब एग्जाम्पल है जोसेफ हेलर का नॉवल कैच 22। ऑथर्स जिन्होंने ब्लैक ह्यूमर का यूज़ किया वो थे यूजीन यूनेस्को, कर्ट वोनेगट, एडवर्ड एल.बी. और हेरोल्ड पिंटर। नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स। गाइज, ऐसी पोयम जिसमें मीटर तो होता है लेकिन कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं की जाती है उसे बोलते हैं ब्लैंक वर्स। गाइज, मीटर यानी कि एक पोयम को सॉन्ग के जैसा बनाने के लिए मीटर का यूज़ किया जाता है। पोयम में किसी वर्ड को बोलने में ज़्यादा जोर लगता है, किसी वर्ड को बोलने में कम जोर लगता है, तो इस तरह से एक साउंड टाइप की बन जाती है पोयम में, डी डम, उसे ही मीटर कहते हैं। और मीटर पोयम में ताल की तरह काम करती है। और राइम यानी कि जब पोयम की दो लाइनें सेम साउंड से ख़त्म होती हैं तो उसे राइम बोलते हैं। तो ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती है लेकिन मीटर होता है, और ज़्यादातर ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता है। ब्लैंक वर्स 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। जॉन मिल्टन ने भी अपनी पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखी है। नेक्स्ट है बर्लेस्क। ऐसा वर्क जिसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए उसे बेतुका बनाने के लिए, तो उस वर्क को बोलते हैं बर्लेस्क। इसमें होता यह है कि किसी छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ दिखाया जाएगा, या फिर किसी बहुत ही सीरियस और रेस्पेक्ट देने वाली चीज़ को बहुत ही सिली तरीके से दिखाया जाएगा। मतलब उल्टा होगा, सीरियस चीज़ को बेतुके तरह से दिखाया जाएगा और छोटी सी चीज़ को सीरियसनेस के साथ दिखाया जाएगा, जिससे कि वो चीज़ बेतुकी लगे। बर्लेस्क के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कॉमेडी ऑफ एरिस्टोफेन्स, मियल दे सर्वांटेस का डॉन कहोटी, सैमुअल बटलर की पोयम हुडीब्रास और जॉन गे का प्ले द बेगर्स ओपेरा। ये सारे एग्जाम्पल है बर्लेस्क के। नेक्स्ट है सेज्यूरा। गाइस, जब पोयम की लाइन में एक ब्रेक आ जाए, एक पॉज आ जाए, तो उसे हम सेज्यूरा कहते हैं। इसमें होता ये है कि रीडर एक लाइन को पढ़कर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, फिर वो आगे की लाइन को कंटिन्यू करेगा। तो अब बात यह है कि रीडर को पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर सेज्यूरा है, कहाँ पर रुकना है पोयम में। तो गाइस, इसका आंसर ये है कि सेज्यूरा को डबल स्लैश से डिनोट किया जाता है। तो जहाँ पर पोयम में डबल स्लैश दिखे तो वहाँ समझ जाइएगा कि यहाँ पर सेज्यूरा है और यहाँ पर थोड़ी देर रुकना है और फिर कंटिन्यू करना है। सेज्यूरा का एक एग्जाम्पल है हमारे पास विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट से, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए डबल स्लैश लगा है, तो यहाँ पर सेज्यूरा है। राइटर्स सेज्यूरा का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि राइटिंग रियलिस्टिक लगे। जैसे इंसान रियल में कुछ बोल के थोड़ा ठहरता है, उसी तरह पोयम में भी ठहराव लाया जाता है सेज्यूरा का यूज़ करके, जिससे पोयम रियलिस्टिक लगे। नेक्स्ट है हमारा कार्पेडियम। कार्पेडियम फ्रेज का सबसे पहली बार यूज़ रोमन पोएट होरास ने किया था। कार्पेडियम एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है सीज द डे। सीज का मतलब होता है पकड़ लो, कैप्चर कर लो। अब किस चीज़ को कैप्चर करना है? डे को, दिन को। कार्पेडियम या सीज द डे का मतलब है आज के दिन को एंजॉय करो, अच्छे से प्रेजेंट को जियो, प्रेजेंट के एक एक मोमेंट को एंजॉय करो। कुछ पोइट्स की पोएम की थीम कार्पेडियम होती थी, जिसमें वो रीडर को एडवाइस देते थे कि प्रेजेंट को अच्छे से एंजॉय करो। ऐसी पोएम जिनमें हमें कार्पेडियम की थीम देखने को मिलती है वो है एंड्रयू मार्वेल की टू हिज कॉय मिस्ट्रेस और रॉबर्ट हेरिक की पोएम टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ द टाइम। नेक्स्ट है हमारा कैथारसिस। इस टर्म को ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में दिया था। गाइज, एरिस्टोटल वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से,
तो ये टर्म कैथारसिस एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में दिया। एरिस्टोटल का कहना था कि ट्रेजेडी ऐसी होनी चाहिए कि उससे रीडर के अंदर कैथारसिस आ जाए। गाइस, कैथारसिस यानी कि डर और दया की फीलिंग आना, इमोशंस का प्योर होना, इमोशंस में प्योरिटी आना कैथारसिस कहलाता है। तो गाइस, कैथारसिस मतलब डर और दया की फीलिंग आना और इमोशंस का प्योर हो जाना, तो इसे बोलते हैं कैथारसिस। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेजेडी में एक बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया और वो बंदा पकड़ा गया। अब उसे भयानक तरीके से मारा जा रहा है और उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो ऑडियंस को ये मर्डर देखकर पिटी की फीलिंग आई, दया की फीलिंग आई और क्रिमिनल की फांसी से ऑडियंस में डर की फीलिंग आई कि भाई उसने क्राइम किया तो उसे सज़ा मिली। तो ये जो इमोशंस प्योर हुए, डर और दया की फीलिंग आई ऑडियंस में, उसे कहते हैं कैथारसिस। और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक ट्रेजेडी का मेन पर्पस ऑडियंस के अंदर कैथारसिस लाना होता है। नेक्स्ट है कोरस। कोरस ड्रामा में होता था। एंशिएंट ग्रीक ड्रामा में स्टेज पर एक सिंगर्स का ग्रुप आता था और वो गा कर बताता था कि ड्रामा में आगे क्या होने वाला है, या जो ड्रामा का मोरल मैसेज होता था वो मैसेज ये कोरस गाकर दिया करते थे। या कोई ड्रामा से रिलेटेड बात बतानी होती थी तो कोरस डायरेक्टली ऑडियंस को बता दिया करते थे। गाइस, कोरस ड्रामा के कैरेक्टर से इंटरैक्ट नहीं करते थे। कोरस अलग होते थे और ड्रामा के कैरेक्टर्स अलग होते थे। ये कोरस एंशिएंट टाइम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन बाद में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई। कोरस एलिमेंट हमें दो मॉडर्न प्लेस में भी देखने को मिलता है, शेक्सपियर के प्ले हेनरी फिफ्थ में और टी.एस. एलियट के मर्डर इन द कैथेड्रल में। नेक्स्ट है क्रॉनिकल्स प्ले। एलिजाबेथन एज में बहुत सारे ड्रामा थे जो क्रॉनिकल्स प्ले की कैटेगरी में आते थे। हिस्टोरिकल इवेंट से मटीरियल लेकर जो प्लेस बने थे उन्हें क्रॉनिकल प्लेस बोलते हैं। लेट 16th सेंचुरी में ये प्लेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। एलिजाबेथन एज में जो क्रॉनिकल प्लेस लिखे गए उन्हें कभी कभी हिस्ट्री प्लेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्लासिकल। एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर की जो वर्क हैं उन्हें क्लासिकल बोला जाता है। क्लासिकल उन वर्क्स को भी बोला जाता है जो वर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट है क्लासिसिज्म। ये जो टर्म है क्लासिसिज्म, ये टर्म एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। टर्म क्लासिसिज्म का यूज़ 17th सेंचुरी में किया गया था एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। क्लासिसिज्म में रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स से रिलेटेड कई सारे टर्म्स हैं, हम सारे एक साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए गाइस, एक कहानी के अंदर जो इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स की जो सीक्वेंस होती है उसे प्लॉट कहते हैं, और प्लॉट के अंदर का पार्ट होता है क्लाइमेक्स। देखिए गाइस, एक कहानी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है जिसे एक्सपोजिशन भी बोलते हैं। इसमें कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर आता है राइजिंग एक्शन, जिसमें कहानी का हीरो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। फिर कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट आता है जिसको रीडर सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वो है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में प्रॉब्लम एकदम पीक पर पहुंच जाती है, एकदम ऊंचाइयों पर प्रॉब्लम पहुंच जाती है। क्लाइमेक्स टर्निंग पॉइंट होता है। क्लाइमेक्स में आकर हमें पता चलता है कि हीरो एक्चुअली हारा या जीता। फॉलिंग एक्शन में सारे मैटर्स सॉल्व हो जाते हैं और रिजोल्यूशन में स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। रिजोल्यूशन को डिनोमॉन भी कहते हैं। तो गाइस, ये था क्लाइमेक्स और ये पूरा प्लॉट कहलाता है। कहानी में इवेंट्स के सीक्वेंस को प्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट है क्ल्यूक्वलिज्म। ये टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से कनेक्टेड टर्म है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड क्या है वो मैं आपको तब बताऊंगी जब हम टी वाले टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, क्ल्यूक्वलिज्म यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसका यूज़ हम सिर्फ अपने यारों दोस्तों से कर पाएँ या आसपास के लोगों से कर पाएँ, लेकिन फॉर्मली ऐसे वर्ड्स, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता है, उसे ही क्ल्यूक्वलिज्म कहते हैं। सिंपली कहे तो बोलचाल वाली भाषा होती है क्ल्यूक्वलिज्म। ऐसी लैंग्वेज हमें थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में देखने को मिलती है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होती थी और बहुत ज़्यादा बातें होती थी। क्ल्यूक्वलिज्म का यूज़ हमें रुडयार्ड किपलिंग के बैरक रूम बैलेट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉमिक रिलीफ। जब ड्रामा में या किसी और स्टोरी में सीरियस इवेंट्स, सीरियस चीज़ें चल रही होती हैं तो बीच बीच में ऑडियंस को हंसाने के लिए कॉमेडी की जाती है, जिससे ऑडियंस बोर ना हो, तो उसे ही कॉमिक रिलीफ कहते हैं। कॉमिक रिलीफ का यूज़ करके ऑडियंस के सीरियस मूड को लाइट किया जाता है। सपोज़ आप एक मूवी देख रहे हो, उसमें सिर्फ सीरियस इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ एक्शन ही एक्शन है, तो किसको मज़ा आएगा ऐसी मूवी देखने में। इसीलिए कुछ बीच बीच में कॉमेडी होगी तभी तो मज़ा आएगा ना। तो बस यही है कॉमिक रिलीफ। कॉमेडी के थ्रू ऑडियंस को रिलीफ देना ही कॉमिक रिलीफ है। कॉमिक रिलीफ का यूज़ हमें शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के ग्रेव डिगर सीन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कंप्लेंट।
गाइस कंप्लेंट एक टाइप की पोयम होती है जो कि रेनेसा के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। इस टाइप की पोयम में पोएट अपना दुख एक्सप्रेस करता है, कंप्लेंट करता है, उस दुख के लिए कंप्लेन करता है जो उसकी लवर ने उसे दिया, या किसी और चीज़ का दुख एक्सप्रेस करता है जैसे कि गरीबी, किस्मत वगैरह वगैरह। तो गाइस कंप्लेंट एक पोयम होती है जिसमें पोएट कंप्लेन करके अपने दुख को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है कंसीट। इटालियन पोएट पेट्रार्क ने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था। कंसीट एक डिवाइस है जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री में यूज़ किया जाता था। मेटाफिजिकल पोइट्री वो होती है जो फिजिकल वर्ल्ड के परे होती है, मतलब इस टाइप की पोइट्री में ऐसी बातें होती हैं जो फिजिकल वर्ल्ड के परे हो। तो कंसीट मेटाफिजिकल पोइट्री में यूज़ होता था। गाइस कंसीट में दो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता था। ऐसी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। गाइस जॉन डन ने अपनी पोयम अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग में दो लवर्स को एक ज्योमेट्री कंपास से कंपेयर किया है। कंपास के दो नीडल दो लवर्स हैं। जो सेंटर वाला नीडल है वो पोएट की प्रेमिका है और जो दूसरा वाला नीडल है वो पोएट है। पोएट कहते हैं कि भले ही वो अपनी प्रेमिका से कितने भी दूर जाएं लेकिन वो उसके पास आ ही जाते हैं, जिस तरह कंपास की नीडल सेंटर वाले नीडल के करीब आ जाती है। तो ये जो कंपैरिजन था अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बीच में, ये है कंसीट। नेक्स्ट है हमारा कन्फेशनल पोइट्री। एक ऐसी पोइट्री जिसमें पोएट अपने बारे में बहुत ही पर्सनल चीज़ें रिवील कर दे, कभी कभी शॉकिंग चीज़ें रिवील कर देते हैं, वो होती है कन्फेशनल पोइट्री। कन्फेशनल पोइट्री में पोएट अपनी बहुत ही पर्सनल चीज़ें कन्फेस कर देते हैं। ऐसे कई सारे पोएट्स हैं जिन्होंने कन्फेशनल पोइट्री लिखी थी, जैसे कि कमला दास, एनी सेक्सटन, सिल्विया प्लैथ, रॉबर्ट लोल और जॉन बैरीमैन। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा। किसी भी कहानी में कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है, या तो हीरो और विलेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, या फिर सोसाइटी और हीरो के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, या फिर हीरो के खुद के दिमाग के अंदर खुद से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। गाइस कॉन्सोनेंस पोएम में यूज़ होने वाला फिगर ऑफ स्पीच है, जहाँ पर पोएम में एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो उसे ही कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। गाइस एक होती है वॉवल साउंड जिसमें AEIOU का साउंड होता है, वो होती है वॉवल साउंड, और एक होती है कॉन्सोनेंट साउंड जिसमें AEIOU को छोड़कर ये सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इन अल्फ़ाबेट से जो साउंड आती है उसे ही कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में यही होता है कि जहाँ पोएम की लाइन में दो या दो से ज़्यादा बार एक ही कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है लेकिन वॉवल साउंड अलग अलग होती है, उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। I dropped the locket in the thick mud. The beast climbed fast to the crest. तो देखिए सी के कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है फर्स्ट लाइन में, लॉकेट और थिक में। तो इन दोनों वर्ड की वॉवल साउंड अलग अलग है, तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट लाइन में भी इसी तरह से ST की कॉन्सोनेंट साउंड 3 जगह पर रिपीट हो रही है, तो ये था कॉन्सोनेंट्स। एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है लेकिन वॉवल साउंड डिफरेंट होता है, तो वहाँ होता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का यूज़ हमें थॉमस ग्रे की पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में देखने को मिलता है। इस लाइन में द कर्फ्यू टोल्स द नेल्स ऑफ द पार्टिंग डे। देखिए डबल LS का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ कॉन्सोनेंट्स है। नेक्स्ट है कपलेट। पोएम में दो लाइन का जोड़ा जिसमें सेम राइम स्कीम फॉलो हो रही हो, सेम मीटर फॉलो हो रहा हो और वो दो लाइन कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रही हो, तो उसे कपलेट बोलते हैं। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एक कप और एक प्लेट, तो ये दो चीज़ें हो गई ना, और कपलेट में भी दो लाइनें ही होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुड नाइट पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी मॉरो। सॉरो मॉरो सेम साउंड है, देखिए सेम राइम फॉलो हो रही है, तो ये होता है कपलेट। दो लाइनों का जोड़ा जिसमें सेम राइम सेम मीटर फॉलो हो रहा हो और कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा हो, उसे कहते हैं कपलेट। एक और चीज़, अगर कपलेट में आयम्बिक पेंटामीटर होगा तो वो हीरोइक कपलेट कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म है डिकंस्ट्रक्शन। ये टर्म डिकंस्ट्रक्शन जैक डेरिडा ने कॉइन आउट किया था अपने वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी में। गाइस ये एक फ्रेंच वर्क था, इसे इंग्लिश में गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवैक ने ट्रांसलेट किया था। गाइस डिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि कोई भी वर्क हो उसका सिर्फ एक सिंगल मीनिंग नहीं होता, उसका एक फाइनल मीनिंग नहीं होता है, बल्कि एक वर्क में कई सारी मीनिंग्स होती हैं और किसी भी वर्क की कई सारी मीनिंग्स को समझने के लिए हमें उस वर्क को ब्रेक डाउन करना होगा, तोड़ना होगा। और जब हम वर्क को तोड़कर समझेंगे तो हमें उस वर्क की कई सारी मीनिंग्स मिलेंगी
और वर्क के जिस पार्ट पर कोई ध्यान नहीं देता, जो नेग्लेक्टेड पार्ट होता है, उस पर भी हम फोकस कर पाएंगे। तो डीकंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि आप वर्क को समझने के लिए उसे तोड़ दो, उसे डीकंस्ट्रक्ट कर दो, तो उस वर्क को अच्छे से समझ पाओगे, उसकी सारी मीनिंग्स अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। गाइस, एक और कॉन्सेप्ट जैक डेरिडा ने दिया था, जो था अपोरिया का कॉन्सेप्ट। अपोरिया कैरेक्टर का एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या करना चाहिए, मतलब जहाँ कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन को, ऐसे स्टेज को अपोरिया कहते हैं। अपोरिया स्टेज ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी है। अपोरिया को ड्यूबिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक एग्जाम्पल है अपोरिया का शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर डाउट है, कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, तो यही है अपोरिया। प्लाटो और सोक्रेटिस ने अपोरिया का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। नेक्स्ट है डेनोमॉन। कहानी का जो लास्ट पार्ट होता है जिसमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, विलन का खात्मा हो जाता है, उसे डेनोमॉन कहते हैं। डेनोमॉन को रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। सिंपली कहें तो कहानी की एंडिंग को डेनोमॉन कहते हैं। डेनोमॉन का एक एग्जाम्पल देती हूँ। शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट। इस प्ले के एंडिंग में सारे कपल्स की शादी हो जाती है, तो ये है डेनोमॉन या रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है ड्यूस एक्स माकिना। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है गॉड फ्रॉम द मशीन। ग्रीक ड्रामा में ऐसा होता था कि एक मशीन से एक गॉड के कैरेक्टर को लटका दिया जाता था। जब हीरो बिल्कुल मरने वाला होता था, जब हीरो की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती थी, तो स्टेज पर गॉड की एंट्री होती थी उस मशीन से। गॉड का कैरेक्टर आकर हीरो को बचा लेता था। तो इसी डिवाइस को गॉड फ्रॉम द मशीन कहा जाता है या फिर ड्यूस एक्स माकिना कहा जाता है। गॉड मशीन से आकर हीरो को बचा लेते हैं। ये डिवाइस मेलोड्रामा में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है डायरी। गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरी लिखते हैं। डायरी में इंसान अपने लाइफ में होने वाले डेली इवेंट्स को लिखता है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, उसे डायरी कहते हैं। गाइस, डायरी नॉन फिक्शन की कैटेगरी में आती है। नॉन फिक्शन मतलब कि जो राइटिंग्स रियलिटी पर बेस्ड होती हैं, काल्पनिक नहीं होती हैं, उसे नॉन फिक्शन कहते हैं। तो डायरी नॉन फिक्शन की कैटेगरी में आती है। इसमें इंसान रियल इवेंट्स को लिखता है। डायरी पर्सनल पर्पस के लिए लिखी जाती है, ये ऑडियंस के लिए नहीं होती है। सैमुअल पेपिस ने एक डायरी लिखी थी जिसमें उन्होंने लंदन में जो भयानक आग लगी थी उसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट है डिक्शन। लिटरेचर के वर्क को लिखने के लिए जो लैंग्वेज का सिलेक्शन किया जाता है, शब्दों और मुहावरों का सिलेक्शन किया जाता है, उसे डिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है डायडेक्टिक। ऐसी राइटिंग जो हमें कोई मोरल लेसन दे, हमें कुछ सीख दे, उसे डायडेक्टिक कहते हैं। डायडेक्टिक यानी कि सीख देने वाला, मोरल देने वाला। नेक्स्ट है डिसोनेंस। गाइस, जब पोएम में बहुत ही हार्श वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, बहुत ही हार्श साउंड आती है, तो वहाँ डिसोनेंस होता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने काफ़ी बार डिसोनेंस का यूज़ किया। नेक्स्ट है ड्रामा। ड्रामा इमेजिनेशन पर बेस्ड एक स्टोरी होती है जिसे परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर। इसमें स्पीचेस होंगी, डायलॉग्स होंगे, एक्शंस होंगे, कॉस्ट्यूम्स होते हैं। ड्रामास परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं। ड्रामास कई तरह के होते हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स, मेलोड्रामा, ओपरा, हिस्टोरिकल प्ले, प्रॉब्लम प्ले, एक्सेट्रा। गाइस, ऐसा ड्रामा जिसे सिर्फ पढ़ने के पर्पस से लिखा जाए उसे क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। ऐसा ड्रामा जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता है, कैरेक्टर्स चेहरे पर वाइट मेकअप करके एक्ट करते हैं, ऐसे ड्रामा को माइम कहते हैं। गाइस, ओपरा वो ड्रामा होता है जिसमें कोई डायलॉग्स नहीं होते हैं, लेकिन सॉन्ग और म्यूज़िक के थ्रू ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाया जाता है। ओपरा इटली में इंट्रोड्यूस हुआ था। हिस्टोरिकल प्लेस वो होते हैं जो हिस्ट्री पर बेस्ड होते हैं। प्रॉब्लम प्लेस 19वीं सेंचुरी में पॉपुलर हुए थे। हेनरिक इब्सन ने प्रॉब्लम प्लेस को पॉपुलर किया था। प्रॉब्लम प्लेस में सोशल इश्यूज़ को दिखाया जाता था। सोसाइटी की जो एविल चीज़ें होती थी, बुराई होती थी, उसे प्रॉब्लम प्लेस में दिखाया जाता था। नेक्स्ट है ड्रामेटिक आयरनी। गाइस, आयरनी का मतलब होता है जो बोला जा रहा है उसका बिल्कुल उल्टा। जैसे कभी कोई कुछ गड़बड़ कर देता है, गलती कर देता है, तो हम गुस्से में बोलते हैं बहुत बढ़िया, पर होता इसका उल्टा है। हमें गुस्सा आ रहा होता है, हमारा मतलब होता है कि बहुत गलत किया तुमने, तो इसी को कहते हैं आयरनी। अब ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है? ड्रामेटिक आयरनी में गाइस ये होता है कि ऑडियंस को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता होती है जो कैरेक्टर को भी नहीं पता होती है। मतलब ड्रामेटिक आयरनी में उल्टा होता है, कैरेक्टर की जगह पर ऑडियंस को एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि ड्रामा में एक कैरेक्टर है जो हीरो का फ्रेंड है, पर असल में वो हीरो का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये बात उसने स्टेज पर ऑडियंस के सामने कही। लेकिन ये बात हीरो तो नहीं जानता ना कि मेरा दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है जो छुप छुप कर मुझ पर वार कर रहा है।
तो ये होती है ड्रामेटिक आयरनी। आपने इनफैक्ट सीरियल या मूवी में भी देखा होगा कि आपको पता होता है कि इसने ऐसा किया, लेकिन कैरेक्टर्स को ये बात नहीं पता होती, और जब खुलासा होता है तब मज़ा आता है। ड्रामेटिक आयरनी का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर का प्ले रोमियो जूलियट, जिसमें एक्ट 5 में हमें ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिलती है। इसमें होता यह है कि जूलियट के पेरेंट्स किसी और लड़के से उसकी शादी कराना चाहते हैं, तो जूलियट एक ऐसी दवा पी लेती है जिससे वो 2 दिन तक नहीं उठेगी, और उसके घर में सबको लगेगा कि जूलियट मर गई है। जूलियट वो ड्रग पी लेती है और उसके घर वाले उसे दफना देते हैं। इस तरह जूलियट शादी से बच जाती है। लेकिन रोमियो को जब ये फेक न्यूज़ मिलती है कि जूलियट की डेथ हो गई है, तो रोमियो जूलियट को कब्र से निकालकर उसका चेहरा आखिरी बार देखता है, और जूलियट की मौत के गम में वो जहर पीकर मर जाता है, और फिर कुछ देर बाद जूलियट होश में आती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ऑडियंस को ये बात पता थी कि जूलियट मरी नहीं है, लेकिन रोमियो को इस बात का नहीं पता था, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रोमियो ने जहर पी लिया। नेक्स्ट है ड्रामेटिक पोइट्री। ऐसी पोइट्री जिसमें ड्रामा के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि डायलॉग, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर्स, वो ही हमारी ड्रामेटिक पोइट्री कहलाती है। नेक्स्ट है ड्रामेटिक पर्सोनी। ड्रामा में जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको ड्रामेटिक पर्सोनी कहते हैं। ड्रामा के टेक्स्ट में जो सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट होती है वो ही ड्रामेटिक पर्सोनी कहलाती है। नेक्स्ट है ड्रीम विजन, जिसे ड्रीम एलेगरी भी कहते हैं। गाइस, ड्रीम विजन एक लिटरेरी डिवाइस है। इसमें होता ये है कि जो कहानी का नैरेटर होगा वो सो जाएगा, और सोने के बाद वो जो ड्रीम देखेगा, वो जो ड्रीम देख रहा होगा, वही हमारी स्टोरी होगी। नेक्स्ट है डिस्टोपिया। फिक्शनल वर्क में एक ऐसी सोसाइटी जहाँ सिर्फ बुरा बुरा होता है, जिसमें सिर्फ दर्द ही दर्द होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, ऐसी खतरनाक सोसाइटी डिस्टोपिया कहलाती है। डिस्टोपिया का एग्जाम्पल है जैक लंडन की नॉवल द आयरन हील, ऑल्डस हक्सली की नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल 1984 और मार्गरेट अटवुड की नॉवल द हैंडमेड्स टेल। नेक्स्ट है इकोलॉग। इकोलॉग नेचर से रिलेटेड है। इकोलॉग एक पोयम होती थी क्लासिकल लिटरेचर में, जिसमें गांव की रूरल थीम्स दिखाई जाती थी, जिसमें चरवाहे होते थे और वो चरवाहे डायलॉग्स बोलते थे, उसे ही इकोलॉग कहते हैं। वर्जिल ने इकोलॉग्स लिखे हैं जिन्हें ब्यूकॉलिक्स के नाम से जाना जाता है। जोवानी बकैचियो, एडमंड स्पेंसर, एंड्रयू मार्वेल, जोनाथन स्विफ्ट, लुइस मकनीस, इन सभी ने इकोलॉग्स लिखे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। गाइस, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अजीब लगेगा। एक बेटी का अपने फादर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होना इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये जो टर्म है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये सोफोक्लीस की प्ले इलेक्ट्रा से लिया गया है, और ये टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कार्ल जंग ने 1913 में इंट्रोड्यूस किया था। गाइस, इलेक्ट्रा प्ले में हुआ ये था कि इलेक्ट्रा एक बच्ची थी। इलेक्ट्रा की मम्मी ने इलेक्ट्रा के पापा का मर्डर करवा दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रा की माँ किसी और से प्यार करती थी। फिर इलेक्ट्रा बड़े होकर अपने भाई के साथ मिलकर अपने माँ से अपने बाप की मौत का बदला लेती है। इलेक्ट्रा अपने भाई के हाथों अपनी माँ को मरवा देती है। नेक्स्ट है एलिजी। एलिजी एक ऐसी पोयम होती है जिसमें पोएट किसी एक इंसान या ढेर सारे इंसानों की मौत का शोक मनाता है। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में पोएट थॉमस ग्रे ने गांव के कॉमन पीपल की डेथ का शोक मनाया है। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एलिजी का। जॉन मिल्टन ने भी एक एलिजी लिखी थी लिसिडस, जिसमें उन्होंने एक सिंगल पर्सन एडवर्ड किंग की डेथ का शोक मनाया था। एक और चीज़ गाइज, ऐसी एलिजी जिसमें गांव वाला सीन दिखाया जाए, जहां शेफर्ड्स हों, शेफर्ड मतलब कि चरवाहे, जहां चरवाहे हों, भेड़ बकरियां चरा रहे हों, इस टाइप की जो एलिजी होती है उसे पास्टोरल एलिजी कहते हैं। पास्टोरल एलिजी में एक चरवाहा दूसरे चरवाहे की मौत का शोक मनाता है। पास्टोरल एलिजी का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पीबी शेले की एडेनिस। नेक्स्ट है एलिजाबेथन एज। इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था उसे एलिजाबेथन एज बोला जाता है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 में इंग्लैंड की क्वीन बनी और 1603 तक, अपनी डेथ तक वो इंग्लैंड की क्वीन रही। तो एलिजाबेथ का टाइम पीरियड एज अ क्वीन 1558 से लेकर 1603 तक का था। इसी टाइम पीरियड को एलिजाबेथन एज कहा जाता है। इस पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। ये इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज मानी जाती है। एलिजाबेथन एज में लिटरेचर का जो फॉर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो था सोनेट। सोनेट 14 लाइन्स की पोयम होती है। इसी एज में शेक्सपियरन सोनेट इंट्रोड्यूस हुआ था। इस टाइम पर बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एलिजाबेथन एज के फेमस ऑथर्स थे फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन एंड जॉन डन।
नेक्स्ट है एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन एज में जो ड्रामास परफॉर्म हुए थे उन्हें एलिजाबेथन ड्रामा बोला जाता है। विलियम शेक्सपियर सबसे फेमस ड्रामेटिस्ट थे एलिजाबेथन एज के। विलियम शेक्सपियर के फेमस ड्रामास हैं हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर और भी कई सारे ड्रामास हैं। फेमस एलिजाबेथन ड्रामास हैं जॉन लिली का द वुमेन इन द मून, जॉन लिली का प्ले कैम्पस पे, क्रिस्टोफर मार्लो का टम्बरलेन द ग्रेट, शेक्सपियर का अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि किसी और पर्सन की सिचुएशन को उसी के नज़रिए से देखना, समझना, फील करना, दूसरे की सिचुएशन को अपने ऊपर लेकर फील करना और ऐसे फील करना कि उस फीलिंग का इफ़ेक्ट आपके ऊपर फिजिकली नज़र आने लगे, उसे एम्पैथी कहते हैं। जैसे कि आपके किसी जानने वाले की फादर की डेथ हो गई और आप उसकी सिचुएशन को उसके नज़रिए से फील करके रोने लगे, तो उस फीलिंग का इफ़ेक्ट आपके ऊपर फिजिकली नज़र आया, आप रोने लग गए, उसी को एम्पैथी कहते हैं। सिंपली हम कहें तो किसी फीलिंग को इतना ज़्यादा फील करना कि उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर फिजिकली दिखने लगे, तो उसे ही एम्पैथी कहते हैं। तो ऐसे ही किसी लिटरेचर के वर्क को पढ़कर रीडर रोने लगे या हंसने लगे तो वो एम्पैथी कहलाएगा। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट को रन ऑन लाइन भी कहते हैं। पोयम में एक लाइन का मीनिंग या सेंस जब दूसरी लाइन में चला जाए तो वहाँ पर एंजॉयमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पोयम लिखी माई नेम इज़ रुबीना, तो पहली लाइन का मीनिंग दूसरी लाइन में जाकर कंप्लीट हुआ, तो इसे ही एंजॉयमेंट बोलते हैं। एंजॉयमेंट हमें एंड्रयू मार्वेल की पोयम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस और टी.एस. एलियट की पोयम द वेस्टलैंड में देखने को मिलता है। और भी कई सारी पोयम्स हैं जिसमें एंजॉयमेंट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एपिक। एपिक एक बहुत ही लंबी सी पोयम होती है जिसमें स्टोरी होती है, कहानी होती है हिस्ट्री के किसी महान इंसान की। एपिक में लैंग्वेज, एक्शन, प्लेस सब कुछ बहुत ही ग्रैंड होता है। एपिक में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होंगे जैसे एंजल्स, राक्षस, गॉड्स एक्सेट्रा। तो गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा लंबी पोयम जिसमें किसी महान इंसान की स्टोरी बताई जाती है उसे एपिक कहते हैं। दो इंडियन एपिक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और हिंदू रिलीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं वो है रामायण और महाभारत। होमर की इलियाड और ओडिसी, वर्जिल की अनियड और जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, ये सारे एपिक के एग्जाम्पल्स हैं। एपिक को हीरोइक पोएम भी कहते हैं। एपिक दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल एपिक एंड लिटरेरी एपिक। ट्रेडिशनल एपिक को फोक एपिक और प्राइमरी एपिक के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेडिशनल एपिक वो एपिक होती है जो जनरेशन टू जनरेशन गा गा कर पास की गई और फिर बाद में उसे लिख लिया गया। ट्रेडिशनल एपिक के एग्जाम्पल हैं इलियाड, ओडिसी, बेओवुल्फ, निबेलंगन लीड, ये सारे ट्रेडिशनल एपिक्स के एग्जाम्पल हैं। और लिटरेरी एपिक्स वो होती हैं जो एक पोएट खुद से लिखता है। लिटरेरी एपिक्स में हमारी जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट आ जाती है और लॉर्ड बायरन की डॉन हवान आ जाती है। नेक्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम एक बहुत ही छोटी सी पोयम होती है, मैक्सिमम 6 लाइन्स की, इससे ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। एपिग्राम में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही गज़ब की बात होती है, बहुत ही गज़ब का थॉट होता है। एपिग्राम एक स्टेटमेंट को भी बोला जाता है जिसमें यूनिक थॉट, समझदारी वाला थॉट मिले। जैसे एलेनर रूजवेल्ट का एक बहुत ही अच्छा एपिग्राम है, इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। अंधेरे को बुरा भला कहने से अच्छा है कि तुम मोमबत्ती जला लो, यानी कि प्रॉब्लम को कोसने से अच्छा है कि तुम सॉल्यूशन को ढूंढो। तो इस टाइप के थॉट होते हैं एपिग्राम में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे 1 ग्राम बहुत ज़रा सा होता है, वैसे ही एपिग्राम बहुत छोटी सी पोयम या स्टेटमेंट होता है। एस.टी. कोलरिज ने एपिग्राम के ऊपर एक एपिग्राम लिखा है, व्हाट इज़ एन एपिग्राम? अ ड्वार्फिश होल, इट्स बॉडी ब्रेविटी एंड विट्स इट्स सोल। नेक्स्ट है एपिलॉग। किसी भी लिटरेचर के वर्क में जो एंडिंग लाइन्स होती हैं उसे एपिलॉग कहते हैं। 17th 18th सेंचुरी के ड्रामा में एंडिंग में एक्टर ऑडियंस से डायरेक्टली कुछ एंडिंग लाइन्स बोलता था, वो ही एपिलॉग होता है। एक फेमस एपिलॉग का एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर के प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में पक्स स्पीच। गाइस, जैसे एपिलॉग होता है वैसे ही प्रोलॉग भी होता है। प्रोलॉग में इंट्रोडक्शन वाली लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट है एपिफेनी। ऐसा एहसास जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, ऐसा रियलाइजेशन होना जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, उसे एपिफेनी कहते हैं। जेम्स जॉयस की पोयम यूलिसिस एपिफेनी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल वो होते हैं जो लेटर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। पहला एपिस्टोलरी नॉवल 17th सेंचुरी में लिखा गया था। एफ्रा बेन ने पहला एपिस्टोलरी नॉवल लिखा था जिसका नाम था लव लेटर्स बिटवीन अ नोबल मैन एंड हिज सिस्टर्स। एपिस्टोलरी नॉवल के फेमस एग्जाम्पल्स हैं सैमुअल रिचर्डसन का क्लैरिसा और पैमेला, ब्राम स्टोकर का ड्रैकुला, एन ब्रॉन्टे का द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल। ये सारे एपिस्टोलरी नॉवेल्स हैं। एपिस्टोलरी नॉवल
18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। नेक्स्ट है एपिटैफ। जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन की याद में उसकी कब्र के स्टोन पर कुछ टेक्स्ट लिखा जाता है, कुछ लाइंस लिखी जाती हैं, उसे ही एपिटैफ कहते हैं। कुछ पोएट्स खुद से अपनी एपिटैफ लिख कर जाते थे, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ग्रेव पर एपिटैफ लिखा है, आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड। वर्जीनिया वुल्फ का एपिटैफ है, डेथ इज माई एनिमी, अगेंस्ट यू आई विल फ्लिंग माई सेल्फ अनवैंक्विश्ड एंड अनयील्डिंग ओ डेथ। तो ये एग्जाम्पल्स थे एपिटैफ के। एपिटैफ सीरियस भी होते हैं और फनी भी होते हैं। नेक्स्ट है एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन वो पोयम या वो सॉन्ग होती है जो शादी को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती है, शादी के मौके पर लिखी जाती है। जो मैरिज सेरेमनी हो रही होती है उसे रेस्पेक्ट देने के लिए एपिथैलेमियन लिखी जाती है। एडमंड स्पेंसर ने एक एपिथैलेमियन लिखी थी अपनी होने वाली ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल के लिए। स्पेंसर की ये बहुत ही फेमस एपिथैलेमियन है। एपिथैलेमियन को एपिथैलेमियम भी कहते हैं। एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, प्रोथलेमियन। गाइस, प्रोथलेमियन वो पोयम होती है जो एंगेजमेंट सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती है, एंगेजमेंट सेरेमनी के ऑनर में लिखी जाती है। नेक्स्ट है एपिथेट। एपिथेट यानी कि किसी इंसान के नाम में कोई बड़ा टाइटल लगा देना, उसे क्रिटिसाइज करने के लिए या उसकी तारीफ करने के लिए, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। तो इस तरह के जो टाइटल लगा दिए जाते हैं नाम में, इसे ही एपिथेट कहते हैं। नेक्स्ट है यूलॉजी। एक ऐसी पोयम जो किसी डेड पर्सन की तारीफ में लिखे जाए उसे यूलॉजी कहते हैं। यानी कि जैसे कोई पर्सन बहुत अच्छा था, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी तारीफ में जो पोयम लिखी जाएगी उसे यूलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट है एसे। एसे तो आप जानते ही होंगे, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एसे लिखा जाता है। राइटर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने ओपिनियन लिखता है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। ऐसे टर्म का सबसे पहली बार यूज़ फ्रेंचमैन मिशेल दे मोंटेन्या ने अपने वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया था 1580 में। इसीलिए मिशेल दे मोंटेन्या को फादर ऑफ एसे कहा जाता है। फिर इस एसे टर्म को फ्रांसिस बेकन ने अडॉप्ट कर लिया और यूज़ किया। क्योंकि फ्रांसिस बेकन इंग्लैंड के थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। सैमुअल जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब, जॉर्ज ऑरवेल, जोसेफ एडिसन, E.M. फॉस्टर, विलियम हैजलिट, जोनाथन स्विफ्ट, ये सारे फेमस एसेइस्ट हैं। 18th सेंचुरी में एसेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। इनफैक्ट 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज भी कहा गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पलम। गाइस, एग्जाम्पलम का मतलब होता है एग्जाम्पल, एक स्टोरी जिससे हमें सीख मिले, ऐसी स्टोरी जो मोरल लेसन दे, उसे एग्जाम्पलम कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू मोरल स्टोरीज बताई जाती थी। एग्जाम्पलम एक शॉर्ट स्टोरी होती थी जिसे मेडिवल पीरियड में क्लर्जी लोग अपने प्रवचन में सुनाया करते थे, जिससे लोगों को सीख मिले। जॉफ्री चौसर के वर्क्स एग्जाम्पलम से भरे होते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्ड लैटिन लैंग्वेज से आया, जिसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर होने के बाद सब कुछ खत्म सा हो गया था, बहुत बर्बादी हुई थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, और जो लोग जिंदा बचे थे वो अकेले पड़ गए थे, अकेलापन सा महसूस करने लगे थे। उनकी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं था। ऐसे में उनका रिलीजन और गॉड से भरोसा हट गया था, उनका बिलीफ रिलीजन के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर ये मोमेंट स्टार्ट हुआ, लोग सोचने लगे कि इंसानों की क्या एग्जिस्टेंस है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जिस्टेंशियलिज्म में पूछे जाते थे। इनका मेन गोल इंसान के बारे में जानना था। ये गॉड से कम्प्लीटली हट चुके थे, गॉड इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। इनका मानना था अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जियो, अपने रूल्स खुद बनाओ, रिलीजन में कुछ भी नहीं रखा है। एग्जिस्टेंशियलिज्म में इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, मैं पर इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। इस मोमेंट में कहा गया कि आपकी किस्मत कुछ नहीं होती है, आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो। आपकी लाइफ में होने वाली हर अच्छी बुरी चीज़ के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी दो तरह के होते थे, एक वो जो गॉड को मानते थे लेकिन मैन को पूरा इंपॉर्टेंस देते थे, ऐसे एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहलाते थे। और एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट वो थे जो गॉड को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, उन्हें एथीस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहा गया। क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट में हमारे किएरकेगो और डॉस्टोएवेस्की आते हैं। एथीस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट में हमारे नीचा, सार्ट्रा और कामू आते हैं। सार्ट्रा का वर्क है एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ अ ह्यूमनिज्म और कामू का वर्क है द स्ट्रेंजर। नेक्स्ट है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है। ये मूवमेंट जर्मनी में पेंटिंग में स्टार्ट हुआ।
ये मोमेंट 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले स्टार्ट हुआ था। इस मोमेंट का मेन एम लोगों को आर्टिस्ट के नज़रिए से दुनिया को दिखाना था। आर्टिस्ट चाहते थे कि उनके नज़रिए से लोग दुनिया को देखें। आर्टिस्ट दुनिया को किस तरह से देखते हैं वो अपने आर्ट के थ्रू आर्टिस्ट लोगों को दिखाते थे एक्सप्रेशनिज्म में। यानी कि आर्टिस्ट आर्ट में अपने नज़रिए को एक्सप्रेस करते थे, उसे ही एक्सप्रेशनिज्म कहा गया। एक्सप्रेशनिस्ट वर्क्स के एग्जाम्पल हैं फ्रांज कैफ्का का नॉवल द मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल, द कैसल और एल्फ्रेड डॉबलिन का बर्लिन अलेक्जेंडर प्लाट्स। नेक्स्ट है फेबल। फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को इंसानों की तरह दिखाया जाता है और इन स्टोरीज़ का मेन पर्पस होता है मोरल देना। जैसे कि एक स्टोरी हो, उसमें कोई डॉग होगा, वो इंसानों की तरह चल रहा होगा, बोल रहा होगा, तो इस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं फेबल में। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है फेबल का ईसॉप की लिखी हुई स्टोरी द टॉर्टोइस एंड द हेयर, वही खरगोश और कछुए वाली कहानी जिसमें कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रेस हार जाता है। तो ये फेबल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें ये मोरल दिया गया है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। फेबल स्टोरी के फॉर्म में या पोयम के फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट है फार्स। फार्स कॉमेडी का ही टाइप है। फार्स एक बहुत ही ज़्यादा फनी ड्रामा होता है जिसमें इंसान लोट लोट कर हंसने लगता है। ऐसी हंसी आती है कि इंसान का हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता है। फार्स का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर का प्ले द टेमिंग ऑफ द श्रीव। नेक्स्ट है फेमिनाइन राइम। फेमिनाइन राइम को समझने से पहले सिलेबल, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड क्या है वो समझना होगा। गाइस, सिलेबल वर्ड या वर्ड का एक पार्ट होता है जिसमें एक ही वॉवल साउंड आए, ओनली वन वॉवल साउंड हो उसमें, उसे सिलेबल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कार, इस वर्ड में एक ही वॉवल साउंड है, एक ही, तो ये पूरा वर्ड सिलेबल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बास्केट। इस वर्ड में देखिए दो सिलेबल है, बास और केट। बास में एक ही वॉवल साउंड है और कैट में ई की, तो ये एक ही वर्ड में दो सिलेबल हो गए क्योंकि एक सिलेबल में एक ही वॉवल साउंड होता है, ओनली वन वॉवल साउंड होता है। अब जिस सिलेबल को बोलने में ज़ोर लगे वो स्ट्रेस सिलेबल होता है और जिस सिलेबल को बोलने में कम ज़ोर लगे वो अनस्ट्रेस सिलेबल होता है। एग्जाम्पल में देखिए, डेस्ट्रॉय। देखिए इसमें दो सिलेबल है, डेस और ट्रॉय। डेस को बोलने में कम जोर लग रहा है तो ये अनस्ट्रेस सिलेबल है और ट्रॉय को बोलने में ज़्यादा जोर लग रहा है तो ये स्ट्रेस सिलेबल है। गाइस, राइम यानी कि जब पोयम की दो लाइन सेम साउंड से ख़त्म होती है तो उसे राइम कहते हैं। राइम कई तरह की होती हैं, उन्हीं में से एक है फेमिनाइन राइम। गाइस, फेमिनाइन राइम वो होती है जिसमें पोयम की लाइन का लास्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इस पोयम में देखिए फायर, हायर और सायर तीनों अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हैं, तीनों को बोलने में बिल्कुल भी जोर नहीं लग रहा है, तो ये फेमिनाइन राइम है। फेमिनाइन राइम को डबल राइम भी कहते हैं। एक और राइम होती है मस्क्यूलाइन राइम, इसमें उल्टा होता है, इसमें लाइन का लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। द डॉग बार्क्ड लाउड इन अ क्राउड, ये देखिए लास्ट सिलेबल क्राउड को बोलने में जोर लग रहा है, ये स्ट्रेस्ड है, तो ये है मस्क्यूलाइन राइम। फेमिनाइन राइम में लास्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और मस्कुलाइन राइम में लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। नेक्स्ट है फिक्शन। लिटरेचर के वो वर्क्स जो इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, जो काल्पनिक होते हैं, उन्हें फिक्शन कहते हैं। जेफरी चौसर का द कैंटरबरी टेल्स, लॉरेंस स्टर्न का ट्रिस्ट्रम शैंडी, मार्गरेट मिचेल की गॉन विद द विंड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फिक्शन की। नेक्स्ट है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक एक लिटरेरी डिवाइस है। फ्लैशबैक में ये होता है कि कहानी के पास्ट में क्या हुआ वो दिखाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक स्टोरी है, उसमें एक ब्राइड है, वो घूंघट में बैठी हुई है और उसकी शादी होने वाली है। वो सोच रही है अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में कि उसके हस्बैंड ने 3 साल पहले उस बंदी से वादा किया था कि मैं तुम्हें एक दिन अपनी वाइफ बनाऊंगा, और आज वो दिन आ गया है। और ये सोचकर ब्राइड के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो गाइस, ब्राइड अपने पास्ट का सोच रही है और ऑडियंस को उसके पास्ट का दिखाया जा रहा है, तो इसी को हम फ्लैशबैक कहते हैं। नेक्स्ट है फॉकलोर। गाइस, कुछ ट्रेडिशन, कस्टम, कुछ मिथ्स जो जनरेशन टू जनरेशन बोल बोल के पास किए जाते हैं, उन्हें फॉकलोर कहते हैं। अब ये फॉकलोर सॉन्ग के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में या कहावत के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये जो टर्म है फॉकलोर, ये सबसे पहली बार W.H. थॉम्स ने 1846 में यूज़ किया था। सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर का वर्क द गोल्डन बाउ में इंग्लिश फॉकलोर का पूरा रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है फोक टेल्स। फोक टेल्स भी काफ़ी हद तक फॉकलोर्स की तरह ही होते हैं।
इसमें भी वो स्टोरीज आती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास की जाती हैं। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें कि फॉक टेल्स में ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं। फॉक टेल्स में किसी लेजेंड की स्टोरी या किसी भूत की कहानी या कोई फेबल, फेरी टेल्स, एनेक्डोट्स होते हैं जो कि किसी हिस्टोरिकल फिगर या इवेंट्स पर बेस्ड होते हैं। फॉक टेल्स का एग्जाम्पल है गम बतिस्ता बसीले का द पेंटामरॉन, जिसमें रेपुंजल, सिंड्रेला, ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी है, और जोल चांडलर हरिस का अंकल रीमस स्टोरीज है। नेक्स्ट है फूड। अब जब हम फूड पर आ ही गए हैं तो फूड से रिलेटेड कई सारे टर्म्स हैं। वो सारे टर्म्स हम एक साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले हम समझेंगे मीटर। मीटर पोयम में एक ताल की तरह काम करता है। पोयम में किसी वर्ड को बोलने में ज़्यादा जोर लगता है यानी कि ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, किसी वर्ड को बोलने में कम जोर लगता है यानी कि कम स्ट्रेस लगता है। तो इस तरह से पोयम में एक ताल, एक रिदम टाइप की बन जाती है, डी डम, उसे ही मीटर कहते हैं। सिलेबल तो समझ ही चुके हैं आप। सिलेबल एक वर्ड होता है या वर्ड का एक टुकड़ा होता है, वर्ड का एक पार्ट होता है जिसमें एक ही वॉवल साउंड आए, ओनली वन वॉवल साउंड आए। हिंदी में इसको बोलते हैं शब्दांश, शब्द का एक अंश, शब्द का एक टुकड़ा। 2 सिलेबल का जोड़ा या 3 सिलेबल का जोड़ा 1 फुट कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डेस्ट्रॉय, तो इसमें 2 सिलेबल है, डेस और ट्रॉय, तो ये है हमारा 1 फुट। 2 सिलेबल मिलाकर बनता है 1 फुट। गाइस, 1 से ज़्यादा फुट होते हैं तो उसे हम फीट कहते हैं। फुट भी कई तरह के होते हैं, आयम, ट्रॉकी, स्पॉन्डी, एनापिस्ट, डेक्टिल। एक आयम 2 सिलेबल का जोड़ा होता है जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। स्ट्रेस्ड यानी कि जिसे बोलने में ज़्यादा जोर लगे और अनस्ट्रेस्ड यानी कि जिसे बोलने में कम जोर लगे। तो आयम का एग्जाम्पल देखते हैं, रिटर्न। इस वर्ड में 2 सिलेबल है, री और टर्न। री को बोलने में बिल्कुल भी जोर नहीं लग रहा है तो ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, और टर्न को बोलने में जोर लग रहा है तो ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है। आयम 2 सिलेबल का जोड़ा होता है जिसमें हमेशा पहला वाला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा वाला स्ट्रेस्ड होता है। और ऐसे ही जब पोयम की लाइन में आयम के 2 जोड़े होंगे तो उसे आयम्बिक डायमीटर कहेंगे, और अगर एक लाइन में आयम के 3 जोड़े होंगे तो उसे आयम्बिक ट्राईमीटर कहेंगे, और अगर एक लाइन में आयम के 4 जोड़े होंगे तो उसे आयम्बिक टेट्रामीटर कहेंगे, और अगर 5 जोड़े होंगे तो उसे आयम्बिक पेंटामीटर कहेंगे, और अगर 6 जोड़े होंगे तो आयम्बिक हेक्सामीटर कहलाएगा, और अगर 7 जोड़े होंगे तो वो आयम्बिक हेप्टामीटर कहलाएगा। तो ये तो हमने आयम्बिक वाली पूरी कहानी समझ ली। अब ट्रॉकी क्या है वो देखते हैं। देखिए, ये आयम का बिल्कुल उल्टा होता है। ट्रॉकी में 2 सिलेबल का जोड़ा होता है, पहला वाला स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और दूसरा वाला अनस्ट्रेस्ड होता है। इसका एग्जाम्पल है गार्डन। देखिए, इस वर्ड में 2 सिलेबल है, गार और डेन। पहला वाला सिलेबल स्ट्रेस्ड है, गार, और दूसरा वाला अनस्ट्रेस्ड है, डेन। तो ये है ट्रॉकी। जब लाइन में 1 ट्रॉकी होगा तो उसे हम ट्रॉकिक मोनोमीटर कहेंगे। जब लाइन में 2 ट्रॉकी के जोड़े होंगे तो उसे कहा जाएगा ट्रॉकिक डायमीटर, और जब ट्रॉकी के 3 जोड़े होंगे तो उसे कहेंगे ट्रॉकिक ट्राईमीटर, और जब लाइन में ट्रॉकी के 4 जोड़े होंगे तो उसे कहेंगे ट्रॉकिक टेट्रामीटर, और जब लाइन में ट्रॉकी के 5 जोड़े होंगे तो उसे कहते हैं ट्रॉकिक पेंटामीटर, और जब लाइन में ट्रॉकी के 6 जोड़े होंगे तो उसे कहते हैं ट्रॉकिक हेक्सामीटर। अब ट्रॉकी भी समझ लिया है, अब स्पॉन्डी को समझते हैं। स्पॉन्डी भी 2 सिलेबल का जोड़ा होता है और इसमें दोनों सिलेबल स्ट्रेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हैंड शेक। 2 सिलेबल है, हैंड और शेक, दोनों को बोलने में जोर लग रहा है, दोनों स्ट्रेस्ड हैं, तो ये स्पॉन्डी है। एनापिस्ट में 3 सिलेबल होते हैं, पहले के 2 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होते हैं और तीसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। और डेक्टिल में भी 3 सिलेबल होते हैं जिसमें पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है और बाकी के 2 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो गाइस, ये हमने मीटर, फुट, फीट की पूरी कहानी समझ ली है एक साथ। एक और चीज़ गाइस, स्ट्रेस्ड को असेंटेड और अनस्ट्रेस्ड को अनअसेंटेड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट है फॉर्मलिज्म। गाइस, फॉर्मलिज्म लिटरेचर की एक थ्योरी है। इस थ्योरी का कहना है कि लिटरेरी वर्क को लिटरेचर के सारे रूल्स को फॉलो करके लिखना चाहिए। फॉर्मलिज्म सिर्फ लिटरेचर के टेक्स्ट पर फोकस करता है, उसके ग्रामर, सिंटेक्स, साइन, मीटर्स और ट्रूप्स पर फोकस करता है। टेक्स्ट का स्ट्रक्चर कैसा है वर्क में, लैंग्वेज किस तरह की यूज़ की गई है वर्क में, ग्रामर के रूल्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं लिटरेचर के टेक्स्ट में वो सब देखा जाता है फॉर्मलिज्म में। फॉर्मलिज्म में जो राइटर्स आते हैं वो है यूरी टिनायानव, व्लादिमीर प्रॉप, बोरिस आयकाबॉक, रमन जैकॉब्सन,
बोरिस थॉमस केफ्स्की और ग्रेगरी जेकाफ्स्की। नेक्स्ट है फ्री वर्स। गाइस, फ्री वर्स को वर्स लिब्रे भी बोलते हैं, याद रखना। ऐसी पोयम जिसमें ना ही मीटर होता है ना ही राइम होती है उसे फ्री वर्स कहते हैं। फ्री वर्स में ना ही राइम होगी ना ही मीटर होगा। 20th सेंचुरी में फ्री वर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। राइटर जैसे कि एजरा पाउंड, टी.एस. इलियट, कार्ल सैंडबर्ग और विलियम कार्लोस विलियम्स, ये सारे राइटर्स ने फ्री वर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। वॉल्ट विटमन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है गॉथिक नॉवल। ये जो टर्म है गॉथिक, ये गॉथ ट्राइब से लिया गया है। गाइस, गॉथ एक ट्राइब थी, बहुत ही भयानक ट्राइब थी। गॉथ ट्राइब के नाम से ही ये वर्ड बना है गॉथिक। होरेस वॉलपोल ने सबसे पहली बार गॉथिक वर्ड का यूज़ किया था अपने वर्क द कैसल ऑफ ओट्रांटो अ गॉथिक स्टोरी में। ये वर्क 1764 में पब्लिश हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गॉथिक नॉवल कौन सा है, तो आंसर होगा द कैसल ऑफ ओट्रांटो और इसका सबटाइटल है अ गॉथिक स्टोरी। और अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ गॉथिक नॉवल कौन है, तो आंसर होगा होरेस वॉलपोल। होरेस वॉलपोल को फादर ऑफ गॉथिक नॉवल कहा जाता है। गॉथिक नॉवल वो होते हैं जिसमें हॉरर स्टोरीज होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं। गॉथिक नॉवल का एग्जाम्पल है ब्रैम स्टॉकर का ड्रैकुला, मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टाइन, एन रेडक्लिफ का द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो। नेक्स्ट है ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। ये जो टर्म है ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। गॉड ने एक चेन टाइप की बना रखी है, एक हायरार्की टाइप की बना रखी है, जिसमें सबसे टॉप पर गॉड है, फिर एंजल्स हैं, फिर ह्यूमंस हैं, फिर एनिमल्स हैं, फिर प्लांट्स हैं और फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये जो चेन बनी हुई है उसे ही ग्रेट चेन ऑफ बीइंग कहते हैं। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को स्केला नेचर भी कहते हैं। ये जो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का कॉन्सेप्ट है ये हमें अलेक्जेंडर पोप की फर्स्ट एपिस्टल एन एसे ऑन मैन में देखने को मिलता है। और आर्थर आनकन लवजॉय का वर्क भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इनका वर्क है द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया। ये कॉन्सेप्ट ग्रेट चेन ऑफ बीइंग 17th और 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। नेक्स्ट है ग्रीक ड्रामा। एंशियंट ग्रीस के जो ड्रामास होते थे उन्हीं को ग्रीक ड्रामास कहते हैं। 5th सेंचुरी BC के ग्रीक ड्रामा के 4 मेजर ड्रामेटिस्ट थे। उनमें से 3 के नाम हैं एसिक्लस, सोफोक्लीस एंड यूरिपाइड्स। गाइस, एसिक्लस फादर ऑफ ट्रेजेडी है। इन तीनों ग्रीक ड्रामेटिस्ट के नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ट्रेजेडियंस थे, इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी। ग्रीक ट्रेजेडीज़ के एग्जाम्पल्स हैं एसिक्लस की ओरस्टिया, सोफोक्लीस की इडिपस द किंग और यूरिपाइड्स की मडिया। उस टाइम पर कॉमेडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी। एरिस्टोफेन ग्रीक कॉमेडी के बहुत ही अच्छे राइटर थे। एरिस्टोफेन की फेमस कॉमेडीज़ हैं द बर्ड्स एंड लाइसिस्ट्राटा। नेक्स्ट है हाइकू। ये एक तरह की जापानीज़ पोयम होती है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन्स की होती है। इसको हक्कू के नाम से भी जाना जाता है। हाइकू पोयम में टोटल 17 सिलेबल होते हैं। फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल होते हैं, सेकेंड लाइन में 7 सिलेबल होते हैं और थर्ड लाइन में 5 सिलेबल होते हैं। हाइकू के फेमस पोइट्स हैं बैशो, बसान, कोबायाशी इसा, मसाओ काशिकी एक्सेट्रा। और इंग्लिश राइटर्स जिन्होंने हाइकू लिखा वो है एजरा पाउंड, हिल्डा ड्यूलिटल, एमी लोवेल, कार्ल सैंडबर्ग एंड विलियम कार्लोस विलियम्स। नेक्स्ट है हमरटिया। हमरटिया को ट्रैजिक फ्लॉ, फेटल फ्लॉ और एरर ऑफ जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हमरटिया ट्रेजेडी का एलिमेंट है। ट्रेजेडी में हीरो या हीरोइन के अंदर एक ऐसी कमी जिसकी वजह से हीरो या हीरोइन का डाउनफॉल हो जाए, पतन हो जाए, उसे ही हमरटिया कहते हैं। नेक्स्ट है हेलेनिज्म। हेलेनिज्म का डिस्कशन हमें मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क कल्चर एंड एनार्की में देखने को मिलता है। सिंपली कहे तो एंशियंट ग्रीस के कल्चर आइडियल्स को डिफाइन करने के लिए हेलेनिज्म टर्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हीरोइक कपलेट। 2 लाइनों का जोड़ा जिसमें सेम राइम हो और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हो तो उसे हीरोइक कपलेट कहते हैं। ये हीरोइक कपलेट सबसे ज़्यादा न्यू क्लासिकल एज में ड्राइडन और पोप ने यूज़ किया था। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फिक्शन। ऐसा फिक्शनल वर्क, ऐसा इमेजिनेशन पर बेस्ड वर्क जिसमें स्टोरी पास्ट के टाइम में चली, पास्ट के टाइम पीरियड में स्टोरी दिखाई जाए, दैट इज़ हिस्टोरिकल फिक्शन। हिस्टोरिकल फिक्शन के एग्जाम्पल्स हैं अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ जिसे चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है और ये फिक्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन पर बेस्ड है। विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ फिक्शन हेनरी 4th, 5th, 7th, ये हिस्टोरिकल फिक्शंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ह्यूमर्स। ह्यूमर्स का मतलब होता है कॉमेडी, हंसी आना। एंशियंट ग्रीक थ्योरी में कहा गया है कि इंसान की पर्सनालिटी और हेल्थ 4 फ्लूइड के बैलेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल।
और अगर इन चारों फ्लूइड में से किसी भी फ्लूइड का बैलेंस बॉडी में बिगड़ जाता है तो सीधे इसका फ़र्क इंसान के बिहेवियर पर पड़ता है। अगर इंसान के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसान जॉयफुल हो जाता है, उसके अंदर ह्यूमर आ जाता है, वो पैशनेट हो जाता है। और अगर फ्लेम ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान शर्मीला, डरपोक टाइप का हो जाता है। और अगर येलो बाइल ज़्यादा हो जाता है तो इंसान को बहुत गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा र्यूड हो जाता है। और अगर ब्लैक बाइल ज़्यादा हो जाता है तो इंसान लेज़ी हो जाता है, उसके अंदर का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। और इन सब के बारे में, इस फ्लूइड वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बेन जॉनसन ने अपने प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में कैरेक्टर्स के थ्रू इस चीज़ को दिखाया है। नेक्स्ट है हाइपरबोली। हाइपरबोली एक फिगर ऑफ स्पीच है गाइस, जहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए वहाँ हाइपरबोली होता है। जैसे उसने रो रो कर नदियाँ बहा दी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंसान रो रो कर नदियाँ बहा दे? तो ये बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, इसे ही हाइपरबोली कहते हैं। नेक्स्ट है इमेजिज्म। गाइस, इमेजिज्म एक मूवमेंट था अमेरिका और इंग्लैंड में जो कि 1908 से 1917 तक चला था। इस मोमेंट में होता ये था कि शब्दों के थ्रू राइटिंग्स में इमेजेस क्रिएट करी जाती थी जिससे रीडर राइटिंग को पढ़कर उसे इमेजिन कर सके। इमेजिस्ट मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स थे एजरा पाउंड, हिल्दा ड्यूलिटल एंड एमी लॉवेल। नेक्स्ट है इन मीडियस रेस। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। गाइस, इसमें होता ये है कि स्टोरी बीच से शुरू हो जाती है, बीच के इवेंट से स्टोरी शुरू हो जाती है और फिर फ्लैशबैक के थ्रू स्टार्टिंग की चीज़ें बताई जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रीडर के अंदर सस्पेंस क्रिएट हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी स्टार्ट हुई, उसमें एकदम से एक वॉर दिखाई गई तो आपके अंदर सस्पेंस होगा कि ये वॉर क्यों हो रही है, कैसे स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे फ्लैशबैक दिखाया जाएगा और स्टोरी क्लियर हो जाएगी। तो इसी को इन मीडियास रेस कहते हैं। कहानी मिडिल से शुरू होना इन मीडियास रेस कहलाता है। इस टेक्निक का यूज़ वर्जिल ने अपने वर्क अनियड में किया था। नेक्स्ट है इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग एक टेक्निक है जिसमें कैरेक्टर की दिल की बातें रिवील कर दी जाती हैं, बता दी जाती हैं कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, क्या सोच रखता है। इंग्लिश में जो बहुत ही फेमस इंटीरियर मोनोलॉग है वो है जेम्स जॉयस के यूलिसिस में मॉली ब्लूम का सेक्शन। इंटीरियर मोनोलॉग का यूज़ हमें वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स में कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। जब पोयम में एक ही लाइन के अंदर राइमिंग हो तो उसे इंटरनल राइम कहते हैं। इंटरनल राइम का यूज़ हमें एडगर एलन पो की पोयम द रे वैन में देखने को मिलता है। वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रीरी वाइल आई पॉन्डर्ड वीक एंड वियरी। तो एक ही लाइन के अंदर राइम है ड्रीरी और वियरी। नेक्स्ट है आयरनी। इसका मतलब मैंने आपको बताया ही था कि जो कहा जा रहा है उसका बिल्कुल उल्टा, जो दिखाया जा रहा है उसका बिल्कुल उल्टा। जोनाथन स्विफ्ट के वर्क अ मॉडेस्ट प्रपोजल में हमें आयरनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। सोनेट 14 लाइन्स की पोयम को कहते हैं। सोनेट कई तरह के होते हैं और ये इटालियन सोनेट सबसे पुराना टाइप है सोनेट का। इटली के एक फेमस पोइट थे फ्रांसेस्को पेट्रार्क, उन्होंने ही सोनेट फॉर्म को इटली में पॉपुलर किया, इसीलिए इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रार्कन सोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट में। ऑक्टेव 8 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं और सेस्टेट 6 लाइन्स के स्टैंजा को कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट में राइम स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी ई या फिर ए बी बी ए सी डी। नेक्स्ट है जार्गन। गाइस, जार्गन कोड लैंग्वेज को कहते हैं जिसे सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जिसे वो लैंग्वेज पता होती है। बाकी और लोगों के लिए वो लैंग्वेज समझना डिफ़िकल्ट होता है। बाकी लोगों को ये लैंग्वेज इलॉजिकल और सेंसलेस लगेगी क्योंकि वो उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं सकते। नेक्स्ट है जोवेनेलियन सटायर। गाइस, सटायर एक तरह का लिटरेरी वर्क होता है जिसमें सोसाइटी या इंसानों की बुरी चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है। बुरी चीज़ों को बुरा भला कहा जाता है ताकि उन बुरी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ सके, वो चीज़ें बदल सकें। गाइस, 1st सेंचुरी BC में एक राइटर थे ज्यूवेनल, जो कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक सटायर्स लिखते थे, बहुत ही हार्श सटायर्स लिखते थे जिससे सीधे दिल पर चोट लगे। तो जो ज्यूवेनल ने सटायर्स लिखे उन्हें ही ज्यूवेनल सटायर्स कहा गया और ज्यूवेनल सटायर बहुत ही हार्श होते हैं। नेक्स्ट है ले एक तरह का सॉन्ग या पोयम को कहा जाता है। ये पोयम का फॉर्म मेडिवल फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ। इस टर्म को फ्रांस में लेइस कहा जाता है। पहले के फ्रेंच लेइस लेजेंड की कहानियों पर बेस्ड होते थे, महान लोगों की कहानियों पर बेस्ड होते थे और उसे ब्रेटॉन मिन्स्ट्रेल गाते थे, इसीलिए ले को ब्रेटॉन ले भी कहा जाता है।
14th सेंचुरी में इंग्लैंड में ले टर्म का यूज़ किया गया उन शॉर्ट नैरेटिव्स को डिफाइन करने के लिए जिन्हें ब्रेटॉन ले से कॉपी करके लिखा गया था। जो सबसे ज़्यादा फेमस ले का एग्जाम्पल है वो है जेफरी चौसर का द मिन्स्ट्रेल्स टेल। नेक्स्ट है लिरिक पोइट्री। गाइस, लिरिक पोइट्री वो पोइट्री होती है जिसमें पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और ये पोएम सॉन्ग की तरह होती है। इसमें म्यूजिकल क्वालिटीज़ होती हैं और इसे एक इंस्ट्रूमेंट लायर के साथ गाया जाता है। लिरिक पोइट्री के एग्जाम्पल हैं ए.ई. हाउसमैन की एलिजी टू एन एथलीट डाइंग यंग। पिंडार और होरेस के ओड भी लिरिक पोइट्री की कैटेगरी में आते हैं। सर थॉमस वाइट और सर फिलिप सिडनी के सोनेट भी लिरिक पोइट्री की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है लाइमरिक। लाइमरिक एक 5 लाइन का स्टैंजा होता है जो कि एनापेस्टिक ट्रायमीटर में लिखा होता है। इसकी राइम स्कीम फिक्स्ड होती है AABBA। नेक्स्ट है मास्क। मास्क एक तरह के ड्रामास होते थे जो रॉयल कोर्ट्स में एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्म किए जाते थे। मास्क का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट देना होता था। मास्क को मास्करेड भी बोला जाता है। इस प्ले को मास्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे एक्टर्स मास्क पहनकर परफॉर्म करते थे। मास्क 16th एंड 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, स्पेशली जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में। बेन जॉनसन जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस मास्क राइटर थे, उन्होंने एंटी मास्क को भी इंट्रोड्यूस किया। मास्क के एग्जाम्पल्स हैं एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, विलियम शेक्सपियर का द टेम्पटेस्ट, बेन जॉनसन का द मास्क ऑफ ब्यूटी एंड जॉन मिल्टन का कैमस। ये सारे एग्जाम्पल हैं मास्क की। नेक्स्ट है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा एक टाइप का ड्रामा होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रामा होता है। इसमें डायलॉग्स पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ऑगस्टन डेली का प्ले अंडर द गैस लाइट, डियान बुसेकाल का प्ले द ऑक्टोरॉन, द कॉलिन बॉर्न एंड द पुअर ऑफ न्यूयॉर्क, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मेलोड्रामा के। मेलोड्रामा विक्टोरियन एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। नेक्स्ट है मेडिवल ड्रामा। जो ड्रामास 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक परफॉर्म किए गए उन्हें मेडिवल ड्रामास कहा जाता है। मेडिवल ड्रामा 3 तरह के होते थे, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले एंड मोरालिटी प्ले। ये 3 ड्रामा मेडिवल पीरियड में परफॉर्म किए जाते थे। मिरेकल प्लेज सेंट की लाइफ पर बेस्ड होते थे, मिस्ट्री प्ले बाइबल में जो इवेंट्स होते थे उस पर बेस्ड होते थे और मोरालिटी प्लेज क्रिश्चियन थीम्स पर बेस्ड होते थे। उस टाइम मोबाइल वैगन भी चलते थे। मोबाइल वैगन मतलब घोड़ा गाड़ी, उसी पर प्लेस परफॉर्म किए जाते थे जगह जगह जाकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन प्लेस को देख पाएँ। नेक्स्ट है मोनोलॉग। जब एक सिंगल कैरेक्टर स्पीच देता है तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। नेक्स्ट है मिथ। वो कहानी जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है लेकिन हम नहीं जानते कि ये कहानी सही है या नहीं, ये कहानी सच है या नहीं। लोग इस कहानी पर विश्वास रखते हैं, ये कहानी हमारे कल्चर में फॉलो होती है, लेकिन हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। तो ऐसी कहानी जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हो, लोग उस पर बिलीफ रखते हों लेकिन उस कहानी को प्रूफ ना किया जा सके, तो उसे कहते हैं मिथ। जो मिथ्स का कलेक्शन होता है उसे माइथोलॉजी कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मिथ्स हैं वो है नॉर्स, रोमन एंड ग्रीक माइथोलॉजी। नेक्स्ट है नैरेटिव पोइट्री। ऐसी पोएम जिसमें स्टोरी हो, कहानी हो, जिसमें ऑथर स्टोरी बताए, वो नैरेटिव पोइट्री की कैटेगरी में आती है। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है नैरेटिव पोइट्री का बियोवुल्फ। नेक्स्ट है नैरेटर। लिटरेरी वर्क में जो हमें कहानी को सुनाए उसे नैरेटर कहते हैं, यानी कि जो हमें स्टोरी को नैरेट करता है उसे नैरेटर कहते हैं। नैरेटर 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन नैरेटर, सेकंड पर्सन नैरेटर और थर्ड पर्सन नैरेटर। जहाँ पर आई और वी का यूज़ दिखे कहानी में वहाँ पर फर्स्ट पर्सन नैरेटर होगा, जहाँ पर यू का यूज़ दिखे कहानी में वहाँ पर सेकंड पर्सन नैरेटर होगा और जहाँ पर ही शी का यूज़ दिखे कहानी में वहाँ पर थर्ड पर्सन नैरेटर होगा। थर्ड पर्सन नैरेटर भी 2 तरह के होते हैं, लिमिटेड थर्ड पर्सन और ओमनिसिएंट थर्ड पर्सन। लिमिटेड थर्ड पर्सन नैरेटर के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है कहानी की, वो सिर्फ वही बताता है जो स्टोरी में चल रहा होता है, हो रहा होता है। लेकिन ओमनिसिएंट थर्ड पर्सन नैरेटर के पास फुल इन्फॉर्मेशन होती है, कहानी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। वो जानता है कि कैरेक्टर अंदर से कैसा फील कर रहा है, वो सभी कुछ जानता है स्टोरी के बारे में, वो स्टोरी का कोना कोना जानता है। नेक्स्ट है न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म एक मूवमेंट था जिसमें एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स से इंस्पिरेशन लेकर नई राइटिंग्स लिखी गई। उसे ही न्यू क्लासिकल एज या न्यू क्लासिसिज्म कहा गया। इसमें पुरानी क्लासिकल राइटिंग्स को नया बनाया गया। तो वो राइटिंग्स जो पुराने क्लासिकल लिटरेचर से इंस्पिरेशन लेकर लिखी गई उन्हें न्यू क्लासिकल राइटिंग्स कहते हैं। न्यू का मतलब होता है न्यू और क्लासिकल का मतलब है एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। इस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो भी बनी हुई है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसे ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट है।
फेमस न्यू क्लासिकल राइटर्स हैं अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, डेनियल डेफो, जॉन ड्राइडन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है नोबल सेवेज। नोबल सेवेज का कॉन्सेप्ट जीन जाक रूसो ने दिया। उन्होंने कहा कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट इज़ एवरीवेयर इन चेन्स। मतलब कि इंसान बिल्कुल फ्री पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो सिविलाइज्ड होता जाता है सोसाइटी का असर उस पर पड़ता है और वो सोसाइटी और सिविलाइजेशन की जंजीरों में बनता चला जाता है। इस थ्योरी को एफ्रा बेन ने भी सपोर्ट किया। इस थ्योरी का ये कहना था कि पुराने लोग जो थे वो नोबल थे, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे लोग सिविलाइज्ड हुए वैसे वैसे लोग करप्ट हो गए, बुरे हो गए। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फीलिंग्स, इमोशंस उसके अंदर से ख़त्म होते जा रहे हैं। कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता है। जॉन ड्राइडन का प्ले द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा और जेम्स फेनीमूर कूपर की लेदर स्टॉकिंग टेल्स, इन दोनों वर्क्स में इस थ्योरी को दिखाया गया है। नेक्स्ट है नॉवल। नॉवल एक बहुत ही लंबी सी स्टोरी होती है जो कि इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, फिक्शनल होती है। इसमें प्लॉट, थीम, कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक्शन होता है। लगभग 200 पेजेस की नॉवल हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है लेंथ। पहली इंग्लिश नॉवल पैमेला थी जिसे सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था और ये नॉवल 1740 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट है नॉवेला। नॉवेला एक इटालियन टर्म है। ये टर्म 14th सेंचुरी की इटालियन स्टोरीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में नॉवेला का मतलब है शॉर्ट नॉवल। नॉवेला शॉर्ट नॉवल होता है। नॉवेला नॉवल से छोटा होता है लेकिन शॉर्ट स्टोरी से लंबा होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इस टर्म को टी.एस. एलियट ने अपने एसे हैमलेट में यूज़ किया था 1919 में। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब है कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ सिचुएशंस, कुछ इवेंट्स जो स्टोरी के अंदर कोई पर्टिकुलर इमोशन को जगाए रीडर के अंदर, तो इन सब चीज़ों के बीच का जो पॉजिटिव कनेक्शन होता है उसे ही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। सिंपली कहें तो कहानी के अंदर की सिचुएशंस, इवेंट्स एक फॉर्मूला की तरह काम करते हैं रीडर के अंदर इमोशन जगाने के लिए, और इनके बीच का जो पॉजिटिव कनेक्शन होता है उसे ही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि जब राइटर फैक्ट्स पर बेस्ड राइटिंग लिखता है और उसमें अपने पर्सनल ओपिनियंस या थॉट्स को बिल्कुल भी ऐड नहीं करता है तो वो ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। न्यू क्लासिकल एज में पोएम बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती थी। हेनरी जेम्स के नॉवेल्स और जॉन लैरकिन की पोएम्स में हमें ऑब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है, और ये जो ऑब्जेक्टिविटी है ये जॉन कीट्स की थ्योरी नेगेटिव कैपेबिलिटी का सेंटर है। नेक्स्ट है ऑक्टेव। ऑक्टेव पोएम के 8 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं। 8 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसे ऑक्टेव कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट में फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं। नेक्स्ट है ओड। ये एक लिरिक पोएम होती है जिसे एक सिंगल सब्जेक्ट पर लिखा जाता है। मतलब कि इस पोएम में 2-4 चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती है, बल्कि सिर्फ एक सिंगल चीज़ के बारे में, सिर्फ एक सिंगल टॉपिक के बारे में बात की जाती है और उस सिंगल सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी के ऊपर ओड लिखा तो उसमें आप पानी की खूब तारीफ करोगे। जॉन कीट्स ने कई सारे ओड्स लिखे। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलनकली, ओड टू अ नाइटेंगल एंड ओड टू साइके। ये सारे ओड्स बहुत ही फेमस हैं। ओड 3 टाइप्स के होते हैं, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और इरेगुलर ओड। नेक्स्ट है इडिपस कॉम्प्लेक्स। ये टर्म सोफोक्लीस के प्ले इडिपस रैक्स से लिया गया है। गाइस, जब एक बेटा अपनी माँ से सेक्सुअली अट्रैक्ट हो तो उसे इडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक बेटे का अपनी माँ के लिए अट्रैक्शन इडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एडिपस कॉम्प्लेक्स हमें एंड्रे गिडे के वर्क ईडीपी और जीन कुक्टो के वर्क ला मशीने इन्फर्नल में देखने को मिलता है। तो गाइस, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में बेटी बाप की तरफ और इडिपस रैक्स में बेटा माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें स्टोरी या पोएम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए साउंड का यूज़ किया जाता है, जैसे डिंग डोंग, द डोर बेल रैंग। तो यहाँ पर डोर बेल की साउंड डिंग डोंग का यूज़ किया गया है। तो इसी तरह से ओनोमेटोपोइया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ओपेरा। ऐसा ड्रामा जिसमें डायलॉग्स को गाया जाता है उसे ओपेरा कहते हैं। ओपेरा के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जोसेवी वर्दी का ला ट्रावियाता, जिओकोमो पुच्चिनी का ला बोएमा, रिचर्ड वैगना का ट्रस्टन एंड इसोल्डा। नेक्स्ट है ऑटवा राइमा। गाइस, ऑटवा राइमा भी एक 8 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं जिसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया हो, और इसकी फिक्स्ड राइम स्कीम होती है AB 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 CC। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। जहाँ 2 ऑपोजिट वर्ड्स साथ में यूज़ किए जाएं वहाँ ऑक्सीमोरॉन होता है, जैसे बिटर स्वीट, ओरिजिनल कॉपी। विलियम शेक्सपियर के प्ले रोमियो जूलियट में हमें ऑक्सीमोरॉन का यूज़ देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है पैंथिज्म। पैंथिज्म एक आइडिया है, एक बिलीफ है जिसमें कहा जाता है कि नेचर के हर एक चीज़ में, नेचर के हर एक एलिमेंट में गॉड है। जो लोग नेचर के हर एक चीज़ में गॉड को देखते हैं वो पैंथिज्म के फॉलोवर होते हैं। और ये टर्म पैंथिज्म हमारे पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया जाता है। वो खुद कहते हैं कि मैं पैंथिस्ट हूँ। पैंथिस्ट यानी कि जो पैंथिज्म का फॉलोवर हो। पैंथिज्म इंडिया, इजिप्ट और ग्रीस की पुरानी सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ये टर्म ग्रीक वर्ड पैन एंड थियोस से मिलकर बना है। पैन का मतलब होता है ऑल एंड थियोस का मतलब होता है डाइटी। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन भी पैंथिज्म के फॉलोवर थे। नेक्स्ट है प्रोलॉग। किसी भी वर्क के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को प्रोलॉग कहते हैं। नेक्स्ट है पैरेबल। ऐसी स्टोरी जिसका मेन मकसद मोरल देना होता है, ऐसी स्टोरी जिसका मेन पर्पस हमें सीख देना होता है, उसे पैरेबल कहते हैं। पैरेबल का बेस्ट एग्जाम्पल है जीसस क्राइस्ट के न्यू टेस्टमेंट की स्टोरी द प्रोडिगल सन। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिल्कुल ही इलॉजिकल लगे और उसमें बिल्कुल ऑपोजिट बातें हों, लेकिन उसका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डीप मीनिंग निकले, तो उसे ही पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स का एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये आखिर की शुरुआत है। देखिए ये ऑपोजिट सा सेंटेंस लग रहा है लेकिन इसकी मीनिंग निकल रही है, तो ये है पैराडॉक्स। नेक्स्ट है पैरोडी। किसी राइटर की वर्क की नकल करके उसका मजाक उड़ाना, उसमें कॉमिक इफेक्ट डालना, उसे ही पैरोडी कहते हैं। नेक्स्ट है पेस्टोरल। ये पेस्टोरल टर्म लैटिन वर्ड पेस्टर से लिया गया है। पेस्टर का मतलब होता है शेफर्ड। शेफर्ड यानी चरवाहा। गाइस पेस्टोरल थीम ऐसी थीम होती है जिसमें चारागाह होगी, घास वाला मैदान होगा, चरवाहे होंगे और वो चरवाहे चारागाह में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, वही पेस्टोरल कहलाता है। इस टाइप का सीन जिस वर्क में दिखाया जाए, बताया जाए या डिफाइन किया जाए तो उसे पेस्टोरल कहेंगे। नेक्स्ट है पैथेटिक फैलेसी। ये टर्म इंग्लिश क्रिटिक जॉन रस्किन ने कॉइन आउट किया। जहाँ पर नॉन ह्यूमन थिंग्स को इंसान वाली फीलिंग्स दे दी जाती हैं वो होता है पैथेटिक फैलेसी। जैसे कि एंग्री क्लाउड्स, गुस्सैल बादल। गुस्सा तो इंसान को आता है लेकिन यहाँ क्लाउड को, नॉन ह्यूमन थिंग को ये फीलिंग दी हुई है, तो इसे ही पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। ये एलिमेंट पेस्टोरल एलिजी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इनफैक्ट इसे मॉडर्न पोइट्री में भी यूज़ किया जाता है। इसे मॉडर्न पोइट्री में टी.एस. इलियट, एजरा पाउंड ने यूज़ किया। पैथेटिक फैलेसी को पोएटिक फैलेसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पेन नेम। पेन नेम को स्यूडोनिम भी कहते हैं। गाइस जब एक राइटर अपना वर्क किसी और नाम से पब्लिश करवाता है तो उस नाम को पेन नेम या स्यूडोनिम कहते हैं। गाइस एक्चुअली पहले के टाइम में गर्ल्स जो वर्क्स लिखती थी उसे ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते थे, इसीलिए वो अपने वर्क्स को किसी और नाम से पब्लिश करवाती थी। और इनफैक्ट आज भी कई सारे राइटर्स ऐसा करते हैं, वो किसी और नाम से अपने वर्क्स को पब्लिश कराते हैं। और ऐसा करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि शार्लोट ब्रॉन्टे का पेन नेम था करर बेल, एमिली ब्रॉन्टे का पेन नेम था एलिस बेल और एन ब्रॉन्टे का सीडोनिम था एक्टन बेल। नेक्स्ट है पर्सोना। पर्सोना एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है मास्क। कहानी के कैरेक्टर्स को पर्सोना कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। जब इंसानों वाली क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दे दी जाए तो उसे ही पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि द सन स्माइल डाउन ऑन अस, सूरज ने स्माइल किया। तो यहाँ देखिए सूरज को इंसानों वाली क्वालिटी दे दी गई है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है पिकारेक्स नॉवल। ये एक नॉवल का टाइप है। इस टाइप के नॉवल में राइटर मेन कैरेक्टर की लाइफ की जर्नी, उसके एडवेंचर्स, उसकी सफरिंग्स के बारे में बताता है। इस टाइप के नॉवल के अंदर मेन कैरेक्टर लो क्लास का होता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुख झेलता है। 16th सेंचुरी में पिकारेक्स नॉवल पहली बार पब्लिश हुआ। सबसे पहला पिकारेक्स नॉवल स्पेन में 1554 में पब्लिश हुआ था जिसका नाम था लजारेला डे टॉर्मस। ये एक स्पेनिश नॉवल था। ये जो पिकारेक्स वर्ड है ये एक स्पेनिश वर्ड पिकारो से बना है। गाइस पिकारो का मतलब होता है मेन हीरो, जो अपनी चालाकियों से जिंदा रहता है, जो बहुत ही घुमक्कड़ टाइप का होता है। पिकारेक्स नॉवल में जो हीरो होगा वो बहुत ही ज़्यादा घूमता फिरता नजर आएगा। पिकारेक्स नॉवल का फेमस एग्जाम्पल है डॉन कहोटी, जिसे लिखा है मियल दे सर्वांटेस ने, हेनरी फील्डिंग का नॉवल टॉम जोन्स और डेनियल डिफो का नॉवल मॉल फ्लैंडर्स। नेक्स्ट है प्लेजारिज्म। जब कोई इंसान किसी और राइटर के वर्क को कॉपी करके उसे अपने नाम से पब्लिश करवाता है तो उसे ही प्लेजारिज्म कहते हैं। यानी कि जो इंसान दूसरे के वर्क को चुरा कर कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश करवाए उसे ही प्लेजारिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है प्लॉट। कहानी में जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है इवेंट्स का उसे ही प्लॉट कहते हैं। मैंने पहले ही पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्लॉट एक ट्रेजेडी की आत्मा है।
नेक्स्ट है पोएटिक जस्टिस। जब पोएम में या कहानी में आखिर में अच्छाई को रिवॉर्ड दिया जाता है और बुराई को पनिश किया जाता है, तो ये जो जस्टिस होता है उसे ही पोएटिक जस्टिस कहते हैं। ये टर्म पोएटिक जस्टिस थॉमस राइमर ने कॉइन आउट किया था। नेक्स्ट है पोएटिक लाइसेंस। जब पोएट को फ्रीडम रहती है कि वो अपने वर्क को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ग्रामर के रूल्स में चेंजेस कर दे, लैंग्वेज में चेंजेस कर दे, तो उसे ही पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। पोएट के पास ये लाइसेंस होता है कि वो अपने वर्क के अंदर ग्रामर में चेंजेस कर दे। नेक्स्ट है पोएट्री। पोएट्री आपको पता ही होगी। पोएट्री लिटरेचर का एक ऐसा वर्क होता है जिसमें रिदम, राइम, मीटर होता है, इमेजिनेशन होता है। पोएट्री की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि राइटर किसके नज़रिए से कहानी को सुना रहा है, कौन कहानी को नैरेट कर रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है कोई कैरेक्टर कहानी को नैरेट कर रहा हो, या फिर कोई नैरेटर हो सकता है मेन कैरेक्टर हमें अपने नज़रिए से कहानी को सुना रहा हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि नैरेटर स्टोरी के बाहर का कोई हो। तो गाइस, पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि राइटर किसके थ्रू स्टोरी को नैरेट कर रहा है। एक और चीज़, ऑथर और नैरेटर अलग अलग होते हैं। ऑथर वो होता है जो कहानी को लिखता है और नैरेटर वो होता है जिसे ऑथर चुनता है कहानी सुनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक कहानी लिखी एक बंदी के बारे में, उसका नाम है प्रिया। तो प्रिया की स्कूल लाइफ के बारे में मैंने एक स्टोरी लिखी। तो स्टोरी की ऑथर हुई मैं, लेकिन स्टोरी प्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई जा रही है। प्रिया खुद कहानी को नैरेट कर रही है कि मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी निकली, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जाती थी, बहुत मज़ा आता था। तो यहाँ प्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुनाई जा रही है। तो यही है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ होता है जब किसी भी कहानी में कैरेक्टर अपनी खुद की कहानी सुनाता है आई वी का यूज़ करके, तो उसे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का एग्जाम्पल है जो अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, प्रिया वाला। प्रिया मेन कैरेक्टर है और वो खुद अपनी कहानी सुना रही है, तो यही है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जिसमें यू का यूज़ होता है। इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू में ये होता है कि जो नैरेटर होता है वो यू से बात कर रहा होता है, यानी कि सेकेंड पर्सन से बात कर रहा होता है। मीन्स जो नैरेटर होता है वो डायरेक्ट रीडर से बात करता है, डायरेक्ट रीडर को एड्रेस करके बोलता है, जैसे कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन लाइफ। तो डायरेक्ट रीडर को एड्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादातर स्पीचेस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जहाँ पर ऑथर खुद स्टोरी को नैरेट करता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को खुद ऑथर सुनाता है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ही शी का यूज़ किया जाता है। राइटर स्टोरी में मौजूद नहीं होता है, लेकिन वो स्टोरी के बारे में सब कुछ जानता है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी 2 तरह के होते हैं, थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जब नैरेटर सिर्फ वही जानता है जो उसके सामने होता है, दूसरी चीज़ें नहीं जानता, दूसरे कैरेक्टर के बारे में नहीं जानता। जो स्टोरी में चल रहा होता है सिर्फ वो उतना ही जानता है, वो लिमिटेड चीज़ें जानता है स्टोरी की, तो उसे ही लिमिटेड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओमनीसिएंट यानी कि ऐसा कुछ जो हर जगह मौजूद रहता है। ओमनीसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जब नैरेटर कहानी की हर एक चीज़ जानता है, हर एक कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है वो जानता है, कहानी का एक एक कोना जानता है, तो उसे थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। नेक्स्ट है पोर्नोग्राफी। ऐसी राइटिंग या ऐसी मूवी जिसमें ऐसी बातें बताई जाएँ या दिखाई जाएँ जिससे ऑडियंस के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर आने लगे, यानी कि ऐसी राइटिंग जिसका मेन पर्पस रीडर के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर जगाना हो, उसे पोर्नोग्राफी कहते हैं। लिटरेचर में पोर्नोग्राफी के एग्जाम्पल्स हैं ओविड का द आर्ट ऑफ लव, मार्गरी डेनावा का हेप्टामेरॉन, जॉन क्लेलेंड का मेमोज ऑफ अ वुमेन ऑफ प्लेजर, D.H. लॉरेंस का लेडी चैटरलेस लवर और व्लादिमीर नोबोकॉफ का लॉलिता। ये सारे वर्क्स हैं जिसमें पोर्नोग्राफी का एलिमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म। 1940s से जो राइटिंग्स लिखी गई वो राइटिंग्स पोस्ट मॉडर्निज्म में आती हैं। 1940s से पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर हैं सैमुअल बेकेट, जैक डेरिडा, व्लादिमीर नोबोकॉफ, W.H. ऑडेन एक्सेट्रा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का टाइम पीरियड था पोस्ट मॉडर्निज्म का। पोस्ट मॉडर्निज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म में एब्सर्डिटी पर जोर दिया गया। एब्सर्डिटी मतलब कि भद्दापन। पोस्ट मॉडर्निज्म में
मैजिक रियलिज्म की टेक्निक यूज़ की जाती थी। पोस्ट मॉडर्निज्म में पैस्टिश भी यूज़ किया जाता था। इसके अंदर पुराने वर्क से आइडियाज़ लिया जाता था और पुराने और नए आइडियाज़ को मिलाकर एक नया स्टाइल बनाया जाता था। मिनिमलिज्म का भी यूज़ किया जाता था पोस्ट मॉडर्निज्म में। मिनिमलिज्म मतलब कि एक स्टोरी के कॉमन से कॉमन कैरेक्टर को दिखाया जाता था, कॉमन से कॉमन इवेंट को दिखाया जाता था मिनिमलिज्म में। पोस्ट मॉडर्निज्म में मैक्सिमलिज्म भी यूज़ होता था। मैक्सिमलिज्म में बहुत ही डिटेल्ड और लेंथी राइटिंग लिखी जाती है। पोस्ट मॉडर्निज्म में रीडर इन्वॉल्वमेंट भी होता था। रीडर इन्वॉल्वमेंट यानी कि ऐसी राइटिंग लिखना जिसमें रीडर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए। पोस्ट मॉडर्निज्म साइंस पर ज़्यादा फेथ नहीं रखता था। उस टाइम पर ग्लोबलाइजेशन और मल्टीकल्चरलिज्म भी था कि अब पूरा ग्लोब एक हो रहा है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से राइटिंग्स निकल कर आ रही हैं, सारे कल्चर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। इसी वजह से आर्किटेक्चर, फूड, म्यूज़िक, लिटरेचर, एजुकेशन, फैशन सब में बदलाव आ रहे थे। इस एज का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि इसमें हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस किया जाता था और सॉल्यूशन की बात नहीं करते थे। ये एज समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। नेक्स्ट है प्रोटैगनिस्ट। कहानी का जो हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है पन। पन शब्दों का खेल होता है। एक ही साउंड वाले वर्ड की जब डिफरेंट मीनिंग्स निकलती हैं तो उसे पन कहते हैं। यूं कह सकते हैं कि जहां एक ही वर्ड की डबल मीनिंग निकले उसे पन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड। टू टायर्ड मतलब दो पहिए। टू टायर्ड का मतलब है बहुत थकी हुई। एक ही साउंड से डिफरेंट डबल मीनिंग निकल रही है। साइकिल खुद से खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें दो पहिए हैं। साइकिल खुद से खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत थकी हुई है। तो देखिए डबल मीनिंग निकल रही है, ये है पन। नेक्स्ट है क्वार्ट्रेन। पोयम में 4 लाइन के स्टैंजा को क्वार्ट्रेन कहते हैं। इसमें कोई भी राइम फिक्स्ड नहीं होती है। नेक्स्ट है रेफरेन। जब किसी पोयम में कोई लाइन या कोई फ्रेज रिपीट हो तो उसे रेफरेन कहते हैं। जैसे आपने सॉन्ग्स में देखा होगा, गाने की एक लाइन थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट होती है, उसे ही रेफरेन कहते हैं। जैसे कि ये पोयम देखिए, आई लव्ड माई फ्रेंड ही वेंट अवे फ्रॉम मी, देयर्स नथिंग मोर टू से, द पोयम एंड्स सॉफ्ट एज इट बिगेन, आई लव्ड माई फ्रेंड। देखिए आई लव्ड माई फ्रेंड, आई लव्ड माई फ्रेंड, ये लाइन रिपीट हुई तो ये है रेफरेन। नेक्स्ट है रेनेसा। गाइज रेनेसा एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। ये टर्म रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें क्लासिकल राइटिंग्स का रीबर्थ हुआ था। इस मूवमेंट में लोगों ने क्लासिकल राइटिंग को सीरियसली स्टडी किया और इस स्टडी की वजह से कई सारे डेवलपमेंट्स हुए साइंस, आर्ट, लिटरेचर, लगभग हर फील्ड में। तो इसमें क्लासिकल राइटिंग्स का रीबर्थ हुआ। लोगों ने क्लासिकल राइटिंग्स में इंटरेस्ट लिया, उसे पढ़ा और कई सारे डेवलपमेंट्स किए। यही है रेनेसा। रेनेसा सबसे पहली बार इटली में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। इंग्लैंड में रेनेसा 1485 में स्टार्ट हुआ और 1660 तक चला। डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है रेटोरिक। रेटोरिक यानी कि जो आर्ट होती है बोलने की और लिखने की, उसे रेटोरिक कहते हैं। यानी कि जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग और आर्ट ऑफ राइटिंग होती है उसे ही रेटोरिक कहते हैं। नेक्स्ट है रेथोरिकल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसका पर्पस आंसर लेना ना हो बल्कि जो किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए या रखने के लिए किया जाए या ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को रेथोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि आर यू क्रेजी, हु केयर्स। नेक्स्ट है राइम रॉयल। राइम रॉयल एक 7 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हो और इसकी राइमिंग होती है ए बी बी सी सी। राइम रॉयल का एग्जाम्पल है जेफरी चौसर का द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। नेक्स्ट है रिदम। पोयम में जो ताल होती है, जो साउंड आता है, उसे रिदम कहते हैं। नेक्स्ट है रोमन अक्लेफ। ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है नॉवल विद अ की। रोमन अक्लेफ एक ऐसा नॉवल होता है जिसमें रियल पर्सन या रियल इवेंट होते हैं लेकिन इनका नाम चेंज करके स्टोरी बताई जाती है। तो एक ऐसा नॉवल जिसमें हमें आइडिया मिल जाए, की मिल जाए कि इसकी स्टोरी देख रहे हैं। जैसे कि जैक कैरोवैक ने अपने वर्क ऑन हिज रोड में कई सारे बीट जनरेशन के राइटर्स को दिखाया है नाम चेंज करके। तो यही है रोमन अक्लेफ। नेक्स्ट है रोमांस। रोमांस एक तरह का लिटरेचर है। ये रोमांस फ्रांस में 12th सेंचुरी में डेवलप हुआ। रोमांस वर्ड का यहाँ पर मीनिंग है लिटरेचर का कोई भी वर्क जो रोमांस लैंग्वेज लैटिन से ओरिजिनेट हुआ हो और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया हो। गाइस रोमांस लैंग्वेज रोमन लैंग्वेजेस को बोलते हैं। रोमांस लैंग्वेज में हमारे इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, रोमानियन और भी कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं। फिर धीरे धीरे रोमांस की मीनिंग शिफ्ट होने लगी। मॉडर्न फ्रेंच में रोमांस का मतलब होता है सिर्फ नॉवल।
अब उसका चाहे जो स्ट्रक्चर, कंटेंट या लैंग्वेज हो। मॉडर्न इंग्लिश में रोमांस का मतलब होता है एक लव स्टोरी जिसमें लव अफेयर्स हों। रोमांस एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एडवेंचर्स होते हैं, प्यार होता है। पुराने टाइम में रोमांस में मिस्ट्रीज, स्पिरिचुअल, एडवेंचरस स्टोरीज होती थी जिनका मेन फोकस किसी चीज़ की खोज करना होता था। इसमें ब्रेवरी और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होती थी। इसमें जो मेन हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट, उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि रोमांस में एक हीरो अपने आप को प्रूव करता है ऐसी कोई खोई हुई चीज़ लाकर जिसे किसी एविल कैरेक्टर ने चुरा ली होती है। ये चीज़ कोई भी मैजिकल स्वॉर्ड या कोई ट्रेजर हो सकता है। और जब कई सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद हीरो विलन के किंगडम पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक हीरोइन मिलती है जिसे विलन ने कैद कर रखा होता है। हीरो हीरोइन को बचाता है और विलन को मार कर वहाँ से निकल जाता है। ये सीरियस स्टोरीज होती थी, ये ग्रेट वैल्यूज़ को टच करती थी। ये थी हमारी एंशिएंट रोमांस स्टोरी। लेकिन मॉडर्न रोमांस स्टोरी इससे अलग होती है। मॉडर्न रोमांस स्टोरी में हीरो या हीरोइन कई गलत रिलेशंस में आते हैं और फिर कई गलत लोगों से मिलने के बाद वो सही इंसान से मिलते हैं, सही रिलेशन में आते हैं, उन्हें सही मैच लास्ट में मिलता है। ये स्टोरीज फोकस करती हैं कि सही पार्टनर ढूंढने में कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं। इन स्टोरीज़ में हीरो कई सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल फेस करता है, जैसे कि उसकी लव लाइफ हो सकती है या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है या उसका सोसाइटी के साथ स्ट्रगल हो सकता है। नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म। गाइज, रोमांटिसिज्म एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था जो कि 1798 में शुरू हुआ था और 1837 में ख़त्म हुआ था। ये मूवमेंट एक वर्क पब्लिश होने से स्टार्ट हुआ था जिसका नाम लिरिकल बैलेट्स था। लिरिकल बैलेट्स 1798 में पब्लिश हुआ और वहीं से रोमांटिसिज्म मूवमेंट स्टार्ट हो गया। लिरिकल बैलेट्स को विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर लिखा था। गाइस, रोमांटिसिज्म आने से पहले सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स के पीछे भाग रही थी। लोगों को डेवलपमेंट्स और मटेरियल वर्ल्ड के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लोग इतना ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए थे कि फीलिंग्स, इमोशंस क्या होते हैं सब भूल गए थे। तो पोइट्स ने फील किया कि लोगों के अंदर से फीलिंग्स और इमोशंस सब खत्म हो गए हैं। लोग नेचर को भूल गए हैं, इसीलिए लोगों के अंदर फीलिंग्स जगानी होगी, लोगों को नेचर से वापस जोड़ना होगा। इसीलिए पोइट्स ने नेचर के ऊपर लिखना शुरू किया, अपनी राइटिंग्स में फीलिंग्स, इमोशंस डाले और इस तरह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। रोमांटिसिज्म यानी कि रोमांस विद नेचर, नेचर के साथ प्यार। तो इस मूवमेंट में पोइट्स ने नेचर के ऊपर लिखना शुरू किया, फीलिंग्स, इमोशंस पर जोर डाला और लोगों के अंदर फीलिंग्स, इमोशंस जगाने की कोशिश करी। गाइस, कई सारे रोमांटिक पोइट्स हैं जिन्होंने रोमांटिक राइटिंग्स लिखी। रोमांटिक पोइट्स को दो जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट और रॉबर्ट साउदी आते हैं। गाइस, इसमें से जो तीन पोइट्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी, इन तीनों को लेक पोइट्स कहा जाता है क्योंकि ये तीनों पोइट्स इंग्लैंड में ऐसी जगह पर रहते थे, ऐसी जगह पर इनका घर था जहाँ पर लेक्स थी। सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स में आते हैं जेन ऑस्टन, लॉर्ड बायरन, टी.बी. शेले, मैरी शेले और जॉन कीट्स। नेक्स्ट है सटायर। गाइस, सटायर एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें सोसाइटी की गलत चीज़ों या गलत इंसान का मजाक उड़ाया जाता है ताकि इम्प्रूवमेंट्स आ सके। मजाक उड़ाने का मोटिव यही होता है कि उन बुरी चीज़ों में चेंजेस आ सके। गाइस, सटायर दो टाइप्स के होते हैं। पहला डायरेक्ट सटायर, जिसे फॉर्मल सटायर भी कहते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट सटायर। डायरेक्ट सटायर में खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है, डायरेक्टली सटायर किया जाता है, और इनडायरेक्ट सटायर में इनडायरेक्टली। डायरेक्ट सटायर भी दो टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड है, होरेशियन सटायर एंड जुवेनिलियन सटायर। देखते हैं होरेशियन सटायर क्या होता है। रोमन सटायरिस्ट होरेस ने इस टाइप के सटायर को अराउंड 35 BC में यूज़ किया। इन्हीं के नाम पर इस सटायर का नाम पड़ा होरेशियन सटायर। इस टाइप के सटायर का मेन पर्पस ऑडियंस को एंटरटेन करना होता था, ऑडियंस को हंसाना होता था। नेक्स्ट है जुवेनिलियन सटायर। फर्स्ट सेंचुरी BC के राइटर थे जुवेनल, वो बहुत ही खतरनाक सटायर्स लिखते थे। उन्हीं के नाम पर इस सटायर का नाम पड़ा जुवेनिलियन सटायर। इस टाइप के सटायर पॉलिटिकल लीडर्स को अटैक करने के लिए लिखे जाते हैं। ये हार्श सटायर होते हैं, इसमें ऐसी बातें होती हैं कि सीधे इंसान के दिल पर लगे। एक और सटायर का टाइप भी होता है मैनिपियन सटायर। ये वाला सटायर होरेशियन सटायर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, लेकिन ये होरेशियन सटायर से ज़्यादा नेगेटिव होता है। इसमें लोगों का मजाक उड़ाया जाता है या लोगों के जो बिलीव्स होते हैं उसका मजाक उड़ाया जाता है।
नेक्स्ट है साइंस फिक्शन। ऐसा इमेजिनेशन वाला वर्क, ऐसी इमेजिनेशन वाली राइटिंग जिसमें साइंस से रिलेटेड इमेजिनेशन दिखाई जाए उसे साइंस फिक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी वर्क में टाइम मशीन की स्टोरी दिखाई जा रही है, लेकिन टाइम मशीन रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो इस टाइप का जो वर्क होगा वो साइंस फिक्शन कहलाएगा। तो जिस वर्क में साइंस से रिलेटेड इमेजिनेशन हो उसे साइंस फिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है सेमियोटिक्स। गाइस, जो स्टडी होती है साइंस की, सिंबल्स की, उसे सेमियोटिक्स कहते हैं। ये एक जनरल मीनिंग थी, लेकिन लिटरेचर में इसकी मीनिंग थोड़ी सी अलग है। लिटरेरी फॉर्म की स्टडी करना कि किस तरह लिटरेरी फॉर्म्स लैंग्वेज पर असर डालते हैं लिटरेचर में, उसे सेमियोटिक्स कहते हैं। काफ़ी सारे लिटरेचर में सेमियोटिशियंस हैं, जैसे कि फर्डिनेंड डी सुसुरा, चार्ल्स सैंडिस पियर्स, क्लॉड लेविस्ट्रॉस, जाक लकान, मिशेल फोको, रोलैंड बार्थ्स, जूलिया क्रिस्टेवा। नेक्स्ट है सेस्टेट। पोयम में 6 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसे सेस्टेट कहते हैं। 6 लाइन के स्टैंजा को सेस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग। कहानी में जो टाइम दिखाया जा रहा हो, जो जगह दिखाई जा रही हो, जो कल्चर दिखाया जा रहा हो, उसे सेटिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टोरी लिखी, उसमें हमने 2012 का टाइम रखा, जगह लंदन रखी और कल्चर क्रिश्चियनिटी का रखा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं कहानी की, टाइम, प्लेस और कल्चर, इसी को कहते हैं सेटिंग। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरी। गाइस, शॉर्ट स्टोरी एक इमेजिनेशन पर बेस्ड स्टोरी होती है जिसकी लेंथ शॉर्ट होती है। यानी कि एक शॉर्ट लेंथ की स्टोरी जो इमेजिनेशन पर बेस्ड हो, काल्पनिक हो, उसे ही शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। और ये इतनी छोटी होती है कि रीडर इसको एक ही बार में पढ़कर ख़त्म कर सकता है। इसकी लेंथ इतनी होती है कि कम से कम 20 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है इसे फिनिश करने में। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर 2 चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ दिखाई जाती है, 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है और सिमिलैरिटी दिखाने के लिए लाइक और एज वर्ड का यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं सिमिली। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल फ्लावर। तो एक लड़की को यहाँ पर फ्लावर से कंपेयर किया जा रहा है, फ्लावर से सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है और सिमिलैरिटी दिखाने के लिए लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है, तो ये है सिमिली। नेक्स्ट है स्लैंग। गाइस, स्लैंग यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दोस्ती यारी वाली बातें। जैसे कुछ स्लैंग वर्ड हैं इंडिया में जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वाट लग गई, जुगाड़, घंटा। तो इस तरह की जो इनफॉर्मल बातें होती हैं दैट इज स्लैंग। नेक्स्ट है सेलेलेकुई। ड्रामा में कैरेक्टर जब बहुत ही लाउड थिंकिंग करता है जिसे ऑडियंस सुनती है, उसे सेलेलेकुई कहते हैं। यानी कि इसमें ऑडियंस को पता चल जाता है कि कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, कैरेक्टर क्या सोच रहा है। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है सेलेलेकुई का विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में टू बी और नॉट टू बी स्पीच। नेक्स्ट है सोनेट। सोनेट 14 लाइन्स की पोयम को कहते हैं। सोनेट 4 टाइप्स के होते हैं, पेट्रार्कन सोनेट जिसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसेरियन सोनेट और मिल्टॉनिक सोनेट। सबसे पुराना टाइप है सोनेट का पेट्रार्कन सोनेट। सोनेट को इटली में जिसने पॉपुलर किया था वो थे फ्रांसेस्को पेट्रार्क। इन्होंने सोनेट फॉर्म को इटली में पॉपुलर किया, इसीलिए इनके नाम पर इस सोनेट फॉर्म का नाम रखा गया पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट में। ऑक्टेव 8 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं और सेस्टेट 6 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए और सेस्टेट की राइम स्कीम होती है सी डी सी डी सी डी या फिर सी डी ई सी डी ई। नेक्स्ट है शेक्सपियरन सोनेट। शेक्सपियरन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। ये सोनेट का टाइप इंग्लैंड में एलिजाबेथन एज के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बहुत ही फेमस टाइप है सोनेट का। शेक्सपियरन सोनेट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 क्वार्टरेन्स और 1 कपलेट में। क्वार्टरेन 4 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं और कपलेट 2 लाइन को कहते हैं। तो शेक्सपियरन सोनेट में 4-4 लाइन के 3 क्वार्टरेन होते हैं और लास्ट में 1 कपलेट होता है 2 लाइन का। शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है स्पेंसेरियन सोनेट। स्पेंसेरियन सोनेट भी शेक्सपियरन सोनेट जैसा ही होता है, बस इसमें राइम स्कीम का फ़र्क होता है। स्पेंसेरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी सी सी डी ई ई। नेक्स्ट है मिल्टॉनिक सोनेट। इंसान के अंदर क्या चल रहा है, इंसान कैसा फील कर रहा है, इस टाइप की थीम्स मिल्टॉनिक सोनेट में होती हैं। इसमें इंसान के अंदर क्या चल रहा है उसके इनर वर्ल्ड को दिखाया जाता है। इसमें राइम स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी ई और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट में। नेक्स्ट है स्पेंसेरियन स्टैंजा। स्पेंसेरियन स्टैंजा एडमंड स्पेंसर ने अपनी पोयम द फेरी क्वीन में इंट्रोड्यूस किया।
स्पेंसर ने ही इस टाइप के स्टैंजा को इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इसे स्पेंसेरियन स्टैंजा के नाम से जाना जाता है। स्पेंसेरियन स्टैंजा 9 लाइन्स का स्टैंजा होता है। इसकी 8 लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और 9th लाइन आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है और 9th लाइन को एलेक्जेंड्राइन कहते हैं। इस स्टैंजा की राइम स्कीम फिक्स्ड होती है AB ABB CB CC। नेक्स्ट है स्प्रंग रिदम। ये स्प्रंग रिदम GM हॉपकिंस ने 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। गाइस, ये एक ऐसी रिदम होती है जिसमें रिदम ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कि एक स्प्रिंग ऊपर नीचे होती रहती है, सेम वैसे ही इस टाइप की रिदम में रिदम ऊपर नीचे होती रहती है। इस टाइप की रिदम जहाँ पर होती है वहाँ पर एक फुट में पहले एक स्ट्रेस सिलेबल होगा और फिर अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे। नेक्स्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक नैरेटिव टेक्निक है। ये राइटिंग लिखने का एक स्टाइल है, एक तरीका है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार विलियम जेम्स ने अपने वर्क द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में दिया था। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके राइटर हमें एक कैरेक्टर के थॉट प्रोसेस, उसके मेंटल प्रोसेस, कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है वो दिखाने की कोशिश करता है। जैसे आपके साथ, हमारे साथ अक्सर ये होता रहता है कि हम एक थॉट से दूसरे थॉट पर शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कुकिंग कर रहे हो, फिर कुकिंग करते करते आप सोचने लगे कि पहले तो मुझे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी। फिर सोचते सोचते आपने अपनी फ्रेंड के बारे में सोचा कि प्रिया को तो बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती है। फिर आपने सोचा कि अब तो कोई भी आराम से कुकिंग कर सकता है यूट्यूब से वीडियो देखकर। फिर आपने सोचा सिर्फ कुकिंग ही क्या, पढ़ाई, एंटरटेनमेंट सब कुछ हो जाता है यूट्यूब से। तो ये जो थॉट प्रोसेस था, एक थॉट से दूसरे थॉट पर शिफ्ट होना, इसी तरह कहानी के कैरेक्टर के थॉट्स भी शिफ्ट होते रहते हैं, एक थॉट से दूसरे थॉट पर, दूसरे से तीसरे थॉट पर। तो इसी तरह से कैरेक्टर के थॉट्स बिना रुके चलते रहते हैं, बिल्कुल एक नदी की तरह, एक स्ट्रीम की तरह। और कैरेक्टर के इन्हीं थॉट्स को जब राइटर अपनी राइटिंग में दिखाने की कोशिश करता है तो उसे ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये टर्म लिटरेचर में तब आया जब 1980 में मे सिनक्लेयर नाम के ब्रिटिश ऑथर ने एक दूसरी ऑथर डॉर्थी रिचर्डसन के वर्क पिलग्रिमेज को एग्जामिन किया। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि डॉर्थी रिचर्डसन के वर्क में कुछ तो नया है, कुछ अलग बात है। उनके वर्क में ऐसा लग रहा था कि लाइफ चल रही है और चले ही जा रही है। और इसी पॉइंट पर आकर मे सिनक्लेयर ने इस टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को लिटरेचर में अप्लाई किया। फिर 20th सेंचुरी में डॉर्थी रिचर्डसन ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया। वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डालोवे और टू द लाइट हाउस, जेम्स जॉयस की यूलिसिस और विलियम फॉकनर की द साउंड एंड द फ्यूरी, इन सारे वर्क्स में हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सब प्लॉट। किसी कहानी में गाइस एक मेन स्टोरी होती है और मेन स्टोरी के अलावा एक और स्टोरी साइड में चल रही होती है, साइड बाय साइड चल रही होती है, दैट इज सब प्लॉट। तो जो स्टोरी साइड में चल रही होती है उसे ही सब प्लॉट कहते हैं। विलियम शेक्सपियर के वर्क में सब प्लॉट देखने को मिलता है। विलियम शेक्सपियर के प्ले रोमियो और जूलियट में कैपुलेट और मॉन्टेग के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सब प्लॉट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सरियलिज्म। इस टर्म को सबसे पहले गिलोम अपोलिनेर ने इंट्रोड्यूस किया और फिर आंद्रे ब्रेटन ने इस टर्म को अडॉप्ट किया। सरियलिज्म एक फ्रेंच लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था जो कि 1910 से 1920s तक कंटिन्यू रहा। 1919 से 1923 तक ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर था। गाइस, सरियलिज्म आने से पहले काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वर्क्स लिखने पर। उस टाइम पर खुलकर वर्क्स नहीं लिख सकते थे, लिमिटेशंस और बाउंडेशंस लगी हुई थी कि राइटर को एक सर्टेन लिमिट में रहकर लिखना होगा और ये लिमिटेशंस सोसाइटी ने लगाई थी। कुछ ग्रुप ऑफ राइटर्स ने इस चीज़ के खिलाफ, इस लिमिटेशन के खिलाफ रिवोल्ट किया। उनका कहना था कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीली राइटिंग्स लिखनी है, हमें किसी तरह का बाउंडेशन नहीं चाहिए। और ये जो रिवोल्ट था फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए, यही सरियलिज्म मूवमेंट है। इस मूवमेंट के लीडर आंद्रे ब्रेटन थे। आंद्रे ब्रेटन ने मैनिफेस्टो ऑफ सरियलिज्म लिखा। आंद्रे ब्रेटन इस बात पर जोर देते थे कि राइटिंग ऑटोमेटिक होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। ऑटोमेटिक मतलब कि जो मन में आए वो लिखते जाओ। इसमें अनकॉन्शियस राइटिंग पर जोर दिया जाता था कि अनकॉन्शियस होकर लिखो। अनकॉन्शियस यानी कि जो चीज़ें हमारे ब्रेन में हो लेकिन उन चीज़ों पर हमारा ध्यान ना जाता हो, जैसे कि कुछ छुपी हुई यादें हो गई जो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं लेकिन हम उससे अवेयर नहीं होते हैं, कोई हैबिट्स हो गई, कोई थॉट्स हो गए, तो ये सब आता है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर।
सरियलिज्म का फोकस अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड पर था कि कुछ भी लिखो, कुछ भी पेंट करो, अनकॉन्शियस होकर करो, फ्रीली करो। इस टाइप की राइटिंग में प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं होते थे, ब्रोकन टूटे टूटे सेंटेंसेस होते थे, कोई लॉजिकल बातें नहीं होती थी इसमें। इसमें अजीब से सीक्वेंस होते थे, 1 2 3 4 नहीं होता था, मतलब लाइन से कुछ भी नहीं होता था, कहीं से कुछ भी स्टार्ट हो जाता था, कहीं पे भी एंड हो जाता था। सरियलिज्म के वर्क्स बिल्कुल ड्रीम जैसे लगते हैं। सरियलिज्म के राइटर्स हैं लेनोरा कैरिंगटन, लोइस एरेगन, जॉयस मैंसोर, फिलिप सॉफ्पोल्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टेल। कोई नॉर्मल सी स्टोरी जिसमें 2 4 कैरेक्टर हो, उस स्टोरी में सिंपल सा प्लॉट हो, छोटी सी कहानी हो, उसे ही टेल कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग, समरसेट मॉगम, साकी, एंटन चेकोव, गिडी मोपासा और आर्मिस्टेड मॉपिन, इन सभी ने टेल्स लिखे हैं। नेक्स्ट है टनका। टनका एक जापानीज पोइट्री होती है। ये पोयम टोटल 5 लाइन्स की होती है। पहली लाइन में 5 सिलेबल्स होते हैं, दूसरी लाइन में 7 सिलेबल्स होते हैं, थर्ड लाइन में 5 सिलेबल्स होते हैं और फोर्थ और फिफ्थ लाइन में 7 सिलेबल्स होते हैं। तो 5 7 5 7 7 सिलेबल्स होते हैं। वो ऑथर्स जिन्होंने टनका लिखा उनके नाम हैं टकुबकु इशिकावा, मसाओ कशिकी, एमी लेविल, एडलेड क्रॉप्सी। इन सभी ने टनका लिखा। नेक्स्ट है टर्जा राइमा। टर्जा राइमा एक इटालियन पोइट्री फॉर्म है जिसे दांते ने अपने वर्क द डिवाइन कॉमेडी में यूज़ करके पॉपुलर किया। इसमें 3 लाइन के स्टैंजाज होते हैं जिसकी राइम स्कीम होती है ABA, BCB, DED और इस टाइप की राइम स्कीम को इंटरलॉकिंग राइम स्कीम कहते हैं। इंग्लिश में जो पोएम्स इस पोइट्री फॉर्म में लिखी गई है उनमें ज़्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। जो फेमस एग्जाम्पल है टर्जा राइमा का वो है PB शेले की ओड टू द वेस्ट विंड। ये टर्जा राइमा फॉर्म में ही लिखी गई है। नेक्स्ट है टर्सेट। टर्सेट को ट्रिपलेट भी कहते हैं। 3 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसे टर्सेट कहते हैं। टर्सेट में ज़्यादातर तीनों लाइन में सेम राइमिंग होती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई राइम ही ना हो। नेक्स्ट है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। गाइस, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सोसाइटी में बहुत लॉस हुआ था। लोग बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहे थे, बहुत सी जानें गई थी, बहुत ही खतरनाक तबाही थी। लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। उस टाइम की सोसाइटी में मीनिंगलेसनेस थी, एक भद्दापन था, एब्सर्डिटी थी। लोगों की लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं रह गई थी। तो जैसा रियल में होता है वैसा ही सेम ड्रामा में भी परफॉर्म किया जाता है। तो जैसे उस टाइम की सोसाइटी में एब्सर्डिटी आ गई थी, मीनिंगलेसनेस आ गई थी, सेम उसी तरह थिएटर में जो ड्रामास परफॉर्म किए जाने लगे वो भी एब्सर्ड होते थे। मतलब कि उस टाइम पर थिएटर में एब्सर्ड ड्रामास परफॉर्म किए जा रहे थे और इसी को थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के नाम से जाना गया। एब्सर्ड थिएटर के ड्रामाज में कोई कहानी, कोई प्लॉट नहीं होता था, बेतुकी हरकतें होती थी, बेतुके डायलॉग होते थे, कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते थे, पागलों वाली हरकतें करते थे। गाइस, एक राइटर थे एल्बर्ट कामू। उन्होंने एक फिलोसफिकल एसे लिखा था द मिथ ऑफ सिसिफस, जो कि 1942 में पब्लिश हुआ था और इसी ऐसे में पहली बार एब्सर्डिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद इस आइडिया को मार्टिन एस्लिन ने अडॉप्ट कर लिया। ये एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट थे। मार्टिन एस्लिन ने द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड टर्म कॉइन आउट किया। मार्टिन एस्लिन की बुक थी द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जो कि 1961 में पब्लिश हुई। एब्सर्ड थिएटर में कुछ समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है। इस टाइप के ड्रामा इसलिए परफॉर्म किए जा रहे थे ताकि दिखाया जा सके कि इंसान कितने दर्द में है, वो कितना कंफ्यूज्ड हो चुका है, मीनिंगलेस बातें कर रहा है, उसकी लाइफ में कोई होप ही नहीं है। तो इंसान के अंदर क्या चल रहा था वो इस टाइप के थिएटर में दिखाया गया। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एरिस्टोटल के वेल मेड प्लेस के रूल्स को रिजेक्ट करता था। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के फेमस राइटर्स थे सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर। सैमुअल बेकेट का एक बहुत ही फेमस एब्सर्डेड प्ले है वेटिंग फॉर गोडो। हैरोल्ड पिंटर के फेमस प्लेस हैं द डम वेटर, द होम कमिंग, द बर्थडे पार्टी एंड द केयर टेकर। ये सारे एब्सर्डिस्ट प्लेस हैं। नेक्स्ट है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एक टाइप का ड्रामा होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा सीरियस इवेंट्स होते हैं। हीरो को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हीरो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, बहुत ज़्यादा दुख झेलता है ट्रेजेडी में। ट्रेजेडी की एंडिंग हमेशा सैड होती है। विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडीज़ हैं हैमलेट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ और भी कई सारी ट्रेजेडीज़ हैं। ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी को सुनने और सुनाने में इतना मज़ा नहीं आता है जितना उसे एक्ट करने में मज़ा आता है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी एक सुपीरियर आर्ट फॉर्म है क्योंकि ये ऑडियंस को प्यूरिफाई करती है, उनके अंदर डर और दया की फीलिंग जगाकर। और डर और दया की फीलिंग के जगाने के प्रोसेस को कैथारसिस कहते हैं। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को एपिक पोइट्री और कॉमेडी से सुपीरियर बताया है।
एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सोफोक्लीस की लिखी हुई ट्रेजेडी इडिपस रैक्स एक परफेक्ट ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है। ट्रेजेडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्लॉट। कुछ टर्म्स है ट्रेजेडी में यूज़ होने वाले जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मेगलोसाइकिया। मेगलोसाइकिया यानी कि ग्रेटनेस ऑफ सोल। इंसान की आत्मा की जो महानता होती है, जो महान आत्मा होती है, उसे ही मेगलोसाइकिया कहते हैं। नेक्स्ट है पैरापिटाइया। जब कैरेक्टर हाई स्टेटस से लो स्टेटस पर गिर जाता है तो उसे पैरापिटाइया कहते हैं। नेक्स्ट है हमार्टिया। मेन कैरेक्टर में एक कमी जो उसे बर्बाद करके रख दे, वो कमी हीरो के डाउनफॉल का रीज़न बनती है, उसे ही हमार्टिया कहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूब्रस। ह्यूब्रस यानी कि बहुत ज़्यादा घमंड। नेक्स्ट है एनाग्नोरिसिस। जब पता चल रहा हो कि कुछ गलत हो रहा है। पैथोस यानी कि डर की भावना जगाना, और कैथारसिस यानी कि डर और दया की भावना जगाना, इमोशन को प्योरीफाई करना। तो ये सारे टर्म्स ट्रेजेडी से रिलेटेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनिटीज़। ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में ट्रेजेडी की 3 यूनिटीज़ बताई है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी में 3 यूनिटीज़ को फॉलो किया जाना चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ एक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के एक्शन नहीं होने चाहिए ट्रेजेडी में। अब पता चला 5000 लोगों के एक्शंस दिखाए जा रहे हैं, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के एक्शंस दिखाए जाने चाहिए ट्रेजेडी में। यूनिटी ऑफ प्लेस यानी कि ट्रेजेडी में आप जो भी प्लेस लेने वाले हो, जो फिजिकल प्लेस होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ट्रेजेडी में लंदन की स्टोरी दिखा रहे हैं तो पूरी स्टोरी लंदन में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। यूनिटी ऑफ टाइम यानी कि आपकी स्टोरी 24 आवर्स के अंदर ही ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये 3 यूनिटीज़ बताई थी एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के लिए। नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया एज अ इमेजिनेशन वाला प्लेस होता है जहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। ऐसा समझ लीजिए कि यूटोपिया बिल्कुल जन्नत जैसा होता है। यूटोपिया हमें प्लेटो के वर्क रिपब्लिक, सर थॉमस मोर के वर्क यूटोपिया, सैमुअल बटलर के वर्क एरागोन और H.G. वेल्स के वर्क अ मॉडर्न यूटोपिया, इन सारे वर्क्स में यूटोपिया दिखाया गया है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी विट्स। गाइस, यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप था 16th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट का। टर्म यूनिवर्सिटी विट्स को 19th सेंचुरी के ऑथर जॉर्ज सेंट्सबरी ने कॉइन आउट किया। इस ग्रुप के अंदर लेट 16th सेंचुरी के इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और अपने टाइम के मोस्ट पॉपुलर ड्रामेटिस्ट बन गए। इस ग्रुप में क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और थॉमस काइट, ये 7 लोग आते हैं यूनिवर्सिटी विट्स में। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, इन तीनों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। थॉमस काइट इन दोनों यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं थे, लेकिन तब भी इन्हें इस ग्रुप में यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल किया जाता है। ये सभी एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे। 19th सेंचुरी में जाकर इन सभी ड्रामेटिस्ट के लिए जॉर्ज सेंट्सबरी ने ये टर्म कॉइन आउट किया, यूनिवर्सिटी विट्स। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी ड्रामेटिस्ट के टाइम में ऐसा कोई भी टर्म नहीं था यूनिवर्सिटी विट्स का। इन 7 प्लेराइट ने ड्रामा के स्ट्रक्चर और लैंग्वेज में डेवलपमेंट किया। इन 7 ने ड्रामा में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई और ड्रामा में डेवलपमेंट्स किए। इन सभी के ड्रामास ने शेक्सपियर के लिए एक बेस की तरह काम किया। नेक्स्ट है वर्सिमिलिट्यूड। लिटरेचर के ऐसे वर्क्स जो रीडर को सच्चे लगे, उन्हें वर्सिमिलिट्यूड कहते हैं। वर्सिमिलिट्यूड हमें ऑनोरे डे बल्जाक, गुस्टाव फ्लोबा और हेनरी जेम्स के वर्क्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वर्स। ऐसी लाइन जो पोएटिक पैटर्न में लिखी हो उसे वर्स कहते हैं। नेक्स्ट है विक्टोरियन एज। गाइस, इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड था, मतलब विक्टोरिया ने जितने टाइम इंग्लैंड पर रूल किया, उसे विक्टोरियन एज कहते हैं। विक्टोरिया 20 जून 1837 में इंग्लैंड की क्वीन बनी और 1901 तक उन्होंने इंग्लैंड पर राज किया, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। तो ये जो टाइम पीरियड था क्वीन विक्टोरिया का, इसे ही विक्टोरियन एज कहते हैं। इस एज में नॉवेल्स ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। वुमेन नॉवलिस्ट भी इस एज में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही थी। विक्टोरियन एज के स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स सीरियल्स में पब्लिश हो रहे थे। उस टाइम नॉवेल्स सीरियल से पब्लिश कराने का ट्रेंड चल रहा था। विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग में जो सबसे फेमस नॉवलिस्ट थे वो थे चार्ल्स डिकेंस। इस टाइम पर 3 ब्रॉन्टी सिस्टर्स भी थी, शार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी और एन ब्रॉन्टी। इन तीनों बहनों की एक एक नॉवल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एमिली ब्रॉन्टी की वदरिंग हाइट्स, शार्लोट ब्रॉन्टी की जेन एयर और एन ब्रॉन्टी की द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल। द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल उस टाइम की फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवल मानी जाती है।
बहुत सारी फीमेल राइटर्स थी जो किसी और के नाम से उस टाइम पर अपने वर्क्स पब्लिश कराती थी, मतलब कि पेन नेम का यूज़ करती थी। जैसे कि मैरी अन इवांस एक राइटर थी जो कि जॉर्ज इलियट के नाम से अपने वर्क्स पब्लिश कराती थी। विक्टोरियन एज के फेमस नॉवलिस्ट हैं एलिजाबेथ गास्केल, थॉमस हार्डी, एंथनी ट्रोलॉप, जॉर्ज मेरेडिथ एंड H.G. वेल्स। H.G. वेल्स उस टाइम पर साइंस फिक्शंस लिखते थे, जैसे कि द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन। विक्टोरियन एज के फेमस पोइट्स थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नोल्ड। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोइटिक फॉर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग को डेवलप किया। विक्टोरियन एज पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में भी कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक है। तो गाइस, हम A to Z सभी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ढेर सारे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।